इसमें सबसे पहला तो आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहला आप अपना एक बायो तैयार करिए अच्छा सा। ठीक है, बायो में क्या क्या चीजें मेंशन करनी है वो मैं बता देता हूँ। पहला, सबसे पहला आपका नाम। ठीक है, दूसरा आपके फादर नेम और फादर प्रोफेशन, फादर का प्रोफेशन जरूर इसमें आपको मेंशन करना है। थर्ड, मदर नेम और मदर का प्रोफेशन। ठीक है, अब मदर जैसे हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ नहीं कह के उनको होम मेकर कह सकते हैं, होम मैनेजर भी कहते हैं काफी लोग, इस तरीके से आप अलग वर्ड यूज कर सकते हैं। फिर आपका ब्रदर सिस्टर ने अगर कोई जहाँ पे जॉब कर रहे हैं कोई अच्छी जगह, उसका आप मेंशन करिए। या ब्रदर सिस्टर जो भी आपके हैं उन्होंने अगर, या आपके वाइफ वगैरह, उन्होंने अगर कोई स्पेशल डिग्री ले रखी है जैसे सीए, डॉक्टर, एडवोकेट वगैरह है, या कोई अच्छी लेवल की कोई एमबीए वगैरह कोई डिग्री ले रखी है, उसका भी आप मेंशन करिए। क्या कर रहे हैं वो कोई काम, तो वो मेंशन करिए। इसके अलावा आपको आपकी सिटी के बारे में थोड़ा एक अलग से लाइन बोलनी है, जैसे जो सिटी आपकी है, कि जैसे मैं जोधपुर सिटी से बिलोंग करता हूँ, और ये जोधपुर सिटी सन सिटी और ब्लू सिटी नाम से भी जानी जाती है। इस तरीके से आपको सिटी के साथ एक ये लाइन जरूर बोलनी है अपनी, जो भी सिटी की फेमस है, एक लाइन। ठीक है, फिर इसके बाद आपको आपकी जॉब एजुकेशन के बारे में बताना है। एजुकेशन में सबसे पहले स्कूल या फिर कॉलेज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप कॉलेज से करेंगे तो कॉलेज में कितने परसेंट आए वो नहीं बताना। जिसमें आपने डिग्री करी है जिस स्ट्रीम में, जैसे बीटेक करी इलेक्ट्रॉनिक्स में, या कॉमर्स में कुछ और किया है, या बीए किस में किया है, वो सारा मेंशन करना है। इसके साथ में आपको कोर करिकुलर एक्टिविटीज जो आपने कॉलेज में करी है वो भी साथ साथ मेंशन करनी है कि आपने कॉलेज में क्या क्या करा है। ठीक है, जैसे मान लो आपने कॉन्टेस्ट वगैरह में कुछ पोजीशन हासिल की है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रनर अप वगैरह, या मान लो कि आपने कुछ इस तरीके का कुछ वॉलेंटियर, एज ए वॉलेंटियर आपने कुछ काम किया है। ठीक है, वॉलेंटियर में जैसा आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया है कॉलेज के अंदर, ये सारी चीजें, या फिर मान लो आपने कोई कैंप वगैरह कुछ लगाया है, ब्लड डोनेशन कैंप, इस तरीके से कुछ भी आप वो चीज बताइए। फिर उसके बाद स्कूल का भी आप नाम बताइए, और स्कूल के अंदर कोई ऐसी भी एक्टिविटी या कोई स्पोर्ट्स वगैरह में, या आपने कोई कॉन्टेस्ट वगैरह में कुछ लिया हो, वो सारा मेंशन करिए। फिर इसके बाद आपको क्या बताना है, आपकी जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है और हॉबीज है, ये सारी आपको मेंशन करनी है वहाँ पे। ठीक है, ये सारे मेंशन करने के बाद फिर आपका लगभग 5 से 10 मिनट का टाइम ये लगता है इंटरव्यू के अंदर आपका। और इसी से ही आपके सारे को, अच्छा इसमें सॉरी, कॉलेज स्कूल के बाद में, एजुकेशन के बाद में आपको जॉब एक्सपीरियंस का जरूर बताना है यहाँ पे। अब जॉब एक्सपीरियंस के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला आपने जो भी जॉब करी है उस कंपनी का नाम, या फिर कंपनी अगर बड़ी कंपनी नहीं है तो आप इंडस्ट्री का नाम बता सकते हैं, कि आपने जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री में काम किया, फाइनेंस में किया, जिसमें भी किया, वो सारी चीज। वहां पे आपका जॉब रोल क्या था, जॉब रोल आपको मेंशन जरूर करना है, क्योंकि उसी से इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछेगा फिर आगे से आगे। फिर उसके बाद आपने वहां पे किस तरीके से काम किया, जैसे मान लो टीम मैनेजमेंट करने आपका काम था, आपने टीम को मैनेज किया, आपने वहां पे किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई अपने जॉब के अलावा, वहां पे भी कुछ आपने अलग एक्टिविटी की हो, वो सारा आपको मेंशन जरूर करना है उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस और हॉबीज बतानी है। अब देखो, ऐसे बच्चे हैं काफी जो फ्रेशर है, या मान लो ऐसे हैं जो 2-3 साल से जिनके गैप आ रहा है। अब गैप वाले बच्चे यहाँ पे ये जो जॉब एक्सपीरियंस है उसमें क्या बता सकते हैं। आप अगर खाली बताओगे तो फिर वो हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, आप 2-3 साल 4 साल क्यों लगाए आपने। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि आप प्राइवेट ट्यूशन देते थे। प्राइवेट ट्यूशन मतलब जैसे 8th या 10th के बच्चों को, 11th 12th के बच्चों को होम ट्यूशन आप देते थे, एक एक दो दो बच्चों को 1 to 1 आप पढ़ाते थे। कोई भी एक सब्जेक्ट आप पकड़ लीजिए, भले ही नहीं पढ़ाते हो लेकिन आप बता सकते हैं ना, मैथ्स रीजनिंग का, मैथ्स हुआ, साइंस हुआ, इंग्लिश हुआ, कुछ भी एक सब्जेक्ट आप पकड़ लो। देखो, ये बताने का कारण क्या है, इससे आपका पहला तो गैप क्लियर हो जाएगा। दूसरा, ये जॉब प्रोफाइल में आपका टीचिंग का स्किल भी देखा जाएगा, क्योंकि देखो आपके जो एजेंट आप रिक्रूट करोगे उनको एग्जाम दिलवाना पड़ेगा, उनको लाइसेंस लेने के लिए एग्जाम देना पड़ेगा IC 38 का, जो आपने IC 38 पढ़ी मेंस में। तो इंश्योरेंस का एग्जाम देने के लिए आप में टीचिंग स्किल्स होगी, तभी आप एजेंट को पढ़ाओगे, तभी वो पास होगा ना। तो ये भी चीज देखी जाएगी, इसीलिए प्राइवेट ट्यूशन का जरूर बोलना आपको। इसमें एक्सपीरियंस तो सर्टिफिकेट वो मांगेंगे नहीं, क्योंकि प्राइवेट ट्यूशन में क्या होगा, या आप कोई भी फ्रीलैंसिंग का कुछ बता सकते हैं, जैसे आपने एज अ फ्रीलैंसर कुछ पैसे अर्न किए हो कहीं से भी, वो चीज आप उसमें मेंशन करो। जैसे वेबसाइट वगैरह बनाई, वीडियो एडिटिंग वगैरह आप करते हो, कुछ भी आप ऐसा करते हो जिससे पैसा अर्न किया हो आपने। ठीक है, या फैमिली के बिजनेस में कुछ आपने सपोर्ट किया हो, कुछ ऐसा स्टार्टअप वगैरह में किया हो, वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी है इसमें। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि आगे वाले को पता रहेगा कि आपने अपने फ्री टाइम का यूटिलाइजेशन पूरा किया है। इसके अलावा अगर वो और पूछे कि चलो प्राइवेट ट्यूशन तो आई है, फिर भी आपको इतना टाइम क्यों लगा, आप एक कोरोना का कह सकते हैं। 2019-20 में कोरोना आया था 2 बार, उसका आप बता सकते हैं, कोरोना की वजह से पूरा डिस्टर्ब हो गई पढ़ाई। इस तरीके से आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं।
फिर आपको ये सारे आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इसी से रिलेटेड, आपने जो बोला है ना बायो में, उसी के रिलेटेड आपके वो बार बार पूछेंगे। उससे बाहर नहीं जाएगा। नहीं तो क्या होगा, अगर आप ये चीजें मेंशन नहीं करोगे ना, तो आपका क्वेश्चन कहीं से भी वो पुटअप कर देते हैं फिर। तो ये है कि पूरा इंटरव्यू आपका जो होता है वो डिपेंड करता है आपने बायो में क्या बोला है। उस चीजों का आपको ध्यान रखना है सारा। ठीक है, ये है आपका बायो का। अब बायो के बाद आपको क्या पढ़ना है इसमें? सबसे पहला मैंने LIC प्रोफाइल की आपको एक है ना PDF शेयर की थी कल या परसों। एक तो वो आप देख लेना सारा, कि LIC की प्रोफाइल मतलब LIC की ब्रांचेस कितनी है इंडिया के अंदर, LIC के डिविजनल ऑफिस कितने हैं, जोनल ऑफिस कितने हैं। इसके अलावा LIC एजेंट इंडिया के अंदर कितने हैं, 13.5 लाख एजेंट LIC के हैं। प्राइवेट कंपनियों के कितने हैं, LIC के कितने हैं, LIC का मार्केट शेयर कितना है, मार्केट मतलब प्राइवेट कंपनी चॉइस कंपनी है। इसके अलावा LIC कितना मार्केट कैप्चर करती है, वो कर रही है 68-69% मार्केट LIC कैप्चर करती है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। ये आपको याद करना है। फिर LIC के एम्प्लॉय कितने हैं, LIC के एम्प्लॉय है 1,04,000 के आसपास, आप रफली 1 लाख सवा लाख बोल सकते हैं कि 1,10,000, थोड़ा ऊपर नीचे आपका चलेगा, एग्जैक्ट नहीं है। फिर LIC की रिसेंट चर्चा में क्या न्यूज चली है, जैसे सबसे पहले अभी क्या न्यूज है, LIC ने 3 रुपए डिविडेंड, जो भी LIC के शेयर होल्डर है उनको डिविडेंड देने की बात कही है, 3 रुपए पर शेयर। इसके अलावा LIC ने अडानी के शेयर से प्रॉफिट कमाया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या LIC अडानी की वजह से घाटे में जा रही है? तो आप इसमें दो आंसर दे सकते हैं कि पहला तो LIC ने इन्वेस्ट ही अडानी के अंदर अप्रोक्स 35,000 करोड़ के आसपास किया था। उसकी वैल्यू 2-3 महीने बाद कितनी हो गई थी, 75,000 करोड़। फिर उसके 1-2 महीने बाद 75 के क्या हो गए, 52,000 हो गए थे। तो ओवरऑल तो क्या है सर, LIC प्रॉफिट में चल रही है, क्योंकि LIC ने 35,000 इन्वेस्ट किए, अभी उसकी 52,000 वैल्यू है, तो माइनस में नहीं है। सेकंड आप कह सकते हैं रिसेंटली LIC ने अडानी से 3737 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है। तो ये भी फोटो मैंने जो ये बोल रहा हूँ, नई सारी फोटो मैंने ग्रुप में शेयर कर रखी है, आप मीडिया के अंदर जाके देख सकते हैं। तो ये सारी आप चीजें बताइए। फिर एक चीज और बताइए कि LIC सिर्फ अडानी में इन्वेस्ट नहीं करती है, अलग अलग जगह जगह अलग अलग कंपनी में भी इन्वेस्ट करती है। तो वहां से भी LIC को रिटर्न आता है, सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं, बहुत सारी इंडस्ट्री। अब कौन सी इंडस्ट्री में कितना शेयर है वो भी मैं एक फोटो आपको शेयर कर दूंगा। उससे आप बता सकते हैं कि LIC ओवरऑल प्रॉफिट में चल रही है सारी कंपनियों में। LIC प्रोफाइल, LIC प्रॉफिट, ये सब देख लो। इसके अलावा एक मैं और शेयर कर दूंगा आपको PDF, जिसमें कितने LIC के पॉलिसी होल्डर है, कितनों को क्लेम दिया है, कितना परसेंट क्लेम है, कितना क्या चीज है, वो सारी आपको उससे पता चल जाएगा। तो ये सारी चीजें आप इसमें पढ़िए। इसके अलावा एक मैं LIC के प्लान की आपकी एक क्लास ले लूंगा, और एक बेसिक इंश्योरेंस अवेयरनेस की आपकी मैं क्लास ले लूंगा 1-1.5 घंटे की। उसमें हम ये सब डिस्कस कर लेंगे। LIC के 4 प्लान हम डिस्कस कर लेंगे जो अभी अच्छे चल रहे हैं। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछे कि LIC के अंदर आपके कौन सा प्लान ले रखा है, या वो ये पूछे LIC का मुझे कोई ऐसा प्लान बता दो जो आप सेल कर सको, ठीक है, तो आप किस तरीके से सेल करेंगे? देखो काफी बच्चों क्वेश्चन थे वहां पे कि आपको पेन, जैसे पेन है, पेन सेल करवाएंगे क्या, या कोई अदर चीजें सेल करने के लिए तो नहीं कहेंगे। वो चीजें सारी होती है मार्केटिंग जॉब, दूसरी वाली जो होती है उसमें प्रोडक्ट सेल होता है ना, उसमें वो चीजें काम आती है। आप यहाँ पे क्या सेल कर रहे हो, इनटेंजिबल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जिसे हम छू नहीं सकते ऐसे प्रोडक्ट है, वो सेल कर रहे हो आप। तो ऐसे में वहां पे आपको सिर्फ LIC के प्लान सेल करने को ही बोला जाएगा, आपको कह देंगे कि LIC का कोई भी प्लान मुझे आप कन्विंस करके बताओ। तो वहां पे आपको 2-3 प्लान पता होंगे तभी आप उनको ऑप्शन दे पाएंगे ना। मान लो उन्होंने बोल दिया, आपने समझाया, एक ही प्लान आप पढ़ के गए, आपने वो समझाया, आगे वाले ने आपको डिमोटिवेट करने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस लूज करने के लिए बोल दिया इस प्लान में मजा नहीं आया, मुझे कोई और प्लान बताओ। तो आपको वो चीज पता होनी चाहिए कौन सा प्लान अभी दूसरे अवेलेबल है। तो 4 प्लान हम देख लेंगे। फिर एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो कर रही है बहुत ज्यादा, तो आप कैसे अपने खुद को स्टेबल कर पाएंगे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, या आप कोई एजेंट कैसे, आपके एजेंट म्यूचुअल फंड वगैरह या यूथ म्यूचुअल फंड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ऐसे केस में आप उनको इंश्योरेंस सेक्टर में कैसे लाएंगे? तो उसके लिए LIC के पास क्या है, यूलिप पॉलिसी है। तो यूलिप के बारे में भी मैं आपको एक प्लान पढ़ा दूंगा, उस प्लान का आप बता सकते हो कि LIC के अंदर भी म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें इंश्योरेंस आपको मिलता है, वो आप बता देना। इसके अलावा और इसमें क्या पढ़ना है आपको? देखो करंट अफेयर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो जेन्युइन बात बता रहा हूँ, जो इंटरव्यू ले लेंगे वो प्रोफेशनल इंटरव्यूअर नहीं है कोई भी, ठीक है। वो ऐसे पर्सन है जो खुद LIC के एम्प्लॉय है, ठीक है। IAS वगैरह के इंटरव्यू होते हैं, अदर जो बड़े लेवल के इंटरव्यू होता है ना, वो इंटरव्यू पैनल पूरा इंटरव्यूअर ही होता है पूरा, ठीक है, वो रात दिन इंटरव्यूज लेते हैं। यहाँ पे प्रॉपर ये सब एम्प्लॉयज होंगे सारे LIC के। तो वो ऐसा नहीं है कि आपको 6 महीने की पूरी करंट अफेयर आपको पढ़ के जानी है, वो सारी नहीं पूछेंगे।
जो करंट न्यूज चर्चा में चल रही है उसी के बारे में वहाँ पर जिक्र होगा। जो न्यूज में आए दिन डिबेट्स होते हैं, जैसा आपने देखा होगा न्यूज चैनल पे पार्टीज डिबेट करती है आपस में, कोई एक टॉपिक को लेके, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, इस तरीके से जो भी पार्टी डिबेट करती है, वो टॉपिक आप प्रिपेयर करो, 2-3 दिन आप न्यूज देखो, आपको पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक चर्चा में चल रहा है। इसके अलावा जैसे पार्लियामेंट का भी चर्चा में चल रहा है, एक दो पार्टी आपस में कह रही है कि इसको बनाने की क्या जरूरत थी, ये क्यों जरूर बनाया, फालतू खर्चा किया। तो उसमें आप बताइए उनको, आप पार्लियामेंट में बता सकते हैं कि सबसे पहला कारण क्या है पार्लियामेंट बनाने का। वो है जो भी एमएलए की सीटें हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वगैरह की सीटें हैं, वो सारी अब 2026 में इंक्रीज होगी। तो अभी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है पुरानी पार्लियामेंट में उन सबको बैठा सके, नए आने वालों को। सेकंड, आप ये कह सकते हैं अभी के जो सिस्टम है, जो बिल्डिंग्स वगैरह के अंदर जो लगते हैं इक्विपमेंट, जैसे सीसीटीवी, इनबिल्ट सीसीटीवी हुआ, फायर एग्जॉस्ट सिस्टम हुआ, इसके अलावा जो भी मॉड्यूलर वाईफाई वगैरह की जो स्कीम्स हैं, वो सारी इंटीग्रेशंस, मॉड्यूलेशंस उस बिल्डिंग में अब करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि नई बिल्डिंग के अंदर ये सारी इक्विपमेंट उसमें डाले गए हैं। और बिल्डिंग भी काफी पुरानी हो गई थी, काफी टाइम से थी। तो आप ये 3 रीजन बताइए। कोई आपको जो भी आंसर देना है वो पार्टी विशेष के हिसाब से नहीं देना है कि बीजेपी ने किया ऐसा ही होगा, इस तरीके से आपको नहीं कहना है। एक पर्टिकुलर आपको ट्रूथ एंड फेयर नेचुरल आंसर उनको देना है, न्यूट्रल आंसर आपको रखना है। कोई भी पार्टी विशेष के लिए आपको आंसर नहीं देना है, जेन्युइन फैक्ट्स बताना उसके बाद के पीछे। फिर जैसे एक चर्चा में अभी चला था केरला स्टोरी का, कि केरला स्टोरी बाइकआउट करनी चाहिए, देखनी चाहिए, प्रोपोगेंडा है, क्या है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर मैंने केरला स्टोरी देखी, और केरला स्टोरी देखने के बाद मैंने काफी उसके बारे में सर्च किया, तो मुझे काफी न्यूज चैनल और यूट्यूब पे जो पीड़ित थे, जो लड़के हैं वहां पे सही में इस तरीके से जिनके साथ हुआ, उनका मैंने इंटरव्यू देखा, 5-6 इंटरव्यू मैंने देखे। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो कहानी सच है। प्रोपोगेंडा हम कहे या नहीं करे वो चीज अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा इंटरव्यूज देखने के बाद लगा ऐसा कि वो चीज एक्चुअल में हुई थी और एक्सपीरियंस की है लोगों ने और अभी भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको आंसर देना है वहाँ पे। इसके अलावा और भी, जैसे आज अभी वहाँ पे हुआ ट्रेन का जो हादसा हुआ, उसके बारे में आप थोड़ा बहुत और पढ़ सकते हैं कि कहाँ हुआ, किस तरीके से हुआ, 3 गाड़ियां एक साथ किस तरीके से कोलैप्स हो गई, ये चीजें आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो भी करंट न्यूज आपकी चल रही है ना, बस वो पढ़नी है, करंट अफेयर नहीं, करंट न्यूज आपको पढ़नी है यहाँ पे। क्योंकि वो लोग भी न्यूज ही देखते हैं, न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं, तो आपको करंट अफेयर वगैरह डीप में ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। पॉलिटिकल टॉपिक्स वो ज्यादा उठेंगे वहाँ पे एग्जाम के अंदर। ये सारी चीजें आपको देखनी है, ठीक है। और इसके अलावा आपको कुछ और जानना हो तो आप बता सकते हैं। ये अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे ना सारा जो मैंने बताया आपको, तो आप इजीली इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। देखो ये कोई आईएएस वगैरह या हाई लेवल के इंटरव्यू नहीं है, बहुत नॉर्मल आपकी जनरल टॉक होगी, ठीक है। 4 बंदे बैठेंगे इंटरव्यू पैनल के अंदर, 3 से 4 जने होंगे, जिसमें एक लेडीज होगी और बाकी जेंट्स होंगे, ठीक है। हो सकता है 2 लेडीज हो, 2 जेंट्स हो, एक लेडीज हो, 3 जेंट्स हो, इस तरीके से आपका रहेगा। तो इस तरीके से आपकी नॉर्मल वो टॉक होगी, नॉर्मल वो बात बात करेंगे आपसे, क्वेश्चंस पूछेंगे, क्वेश्चन आंसर होगा, बस इस तरीके से होगा। एवरेज आपका लगभग है ना 20 से 25 मिनट, 30 मिनट तक आपका इंटरव्यू चलेगा। जिनको उस पर्सन में इंटरेस्ट आया आगे वाले पर्सन पे, तो आपका इंटरव्यू लंबा भी हो सकता है। अगर मान लो कोई ऐसा आपके वो पहले कैंडिडेट गया है जो 5-10 मिनट के अंदर ही आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका इंटरव्यू ज्यादा अच्छा नहीं हुआ होगा। क्योंकि ज्यादा लंबा इंटरव्यू उन्हीं का चलता है जिसको उनमें इंटरेस्ट आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। एक क्लास में और ले लूंगा, अभी 1-2 क्लास हम ले लेंगे और, जिसमें मैं पूरा ये सारा पढ़ा दूंगा एलआईसी प्लान के बारे में। और तब तक आप चाहो तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो एलआईसी बेस्ट प्लान कौन से हैं। तो आपको 1-2 वीडियो, 3-4 वीडियो देखो आप, तो आपको उसको समझ आ जाएगा किस तरीके के प्लान है, क्या है। तो आपको उससे काफी नॉलेज मिलेगा उस चीजों का। और किसी के कोई क्वेश्चन? हेलो सर। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, ये फाइनल लिस्ट जो बनेगा सर, वो कितने मार्क्स में से बनेगा, इंटरव्यू और मेंस का दोनों कंबाइंड मिला के? देखो मार्क्स इसमें आपके कभी भी बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। एलआईसी एडीओ का जो पेपर होगा ना, उसके मार्क्स आपके कभी भी बाहर नहीं आएंगे। जैसे मेरा 2019 में हुआ था, मेरे मार्क्स कभी भी आज तक बाहर नहीं आए कितने क्या हुए, ठीक है। अगर आपको मान लो सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपको पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट देती है, आप आरटीए लगा के अपने मार्क्स पता कर सकते हैं। जब मार्क्स पता करेंगे आरटीए लगा के, उसमें ये सारी चीजें मेंशन होती है, कितनी कट ऑफ गई, आपने जिससे अप्लाई किया वहां की कितनी गई, कितने कैंडिडेट थे, आपका सिलेक्शन किस वजह से नहीं हुआ, कहाँ आपकी सेक्शनल रही है, क्या रही है, किस तरीके से, वो सारा तब पता चलेगा। अंदाज से आप ये कह सकते हैं कि अभी जो मेंस की कट ऑफ गई है ना, वो 60 से 65 के, 60 से 75 वालों के अंदर अंदर गई है, ठीक है। एवरेज आप मान सकते हैं 60 से 75 नंबर की कट ऑफ आपकी मेंस की गई है। अब इसमें क्या है, मान लो जो 60 वाला है वो भी पास हुआ है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि
तो उसको इंटरव्यू के अंदर है ना अच्छे मार्क्स लाने होंगे। इंटरव्यू 40 नंबर का होगा। तो ऐसे बंदे अब आपको नहीं पता है कि आपके कितने मार्क्स है, तो उसके लिए आपको क्या है, सब एक्यूरेसी मैटर करेगी। आप माइंड में थोड़ा सोचिए कि जो आपने मॉक दिए एग्जाम से पहले, उसमें आपके एवरेज मार्क्स क्या आते थे। जैसे 100 नंबर का पेपर था, आपके 70 आते थे, 60 आते थे। एक्यूरेसी परसेंटेज आपका क्या था, 70%, 80%, 50%। उस हिसाब से आप अब खुद को जज करिए कि आपका पेपर कैसा हुआ और किस तरीके से आपका स्कोर रहा होगा। तो जिनका स्कोर 60, 70, 80 के अंदर अंदर है ना, तो आपको मेहनत करने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इंटरव्यू के अंदर, अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है तो। नहीं तो फाइनल कट ऑफ में आप रह जाओगे। और जिनकी 90, 100 प्लस है वो भी मेहनत करिए, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि अगर आपको मन चाहिए पोस्टिंग चाहिए तो दो रीजन आपके सबसे बड़े काम आएंगे। पहला, आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, मेरिट अच्छी बननी चाहिए। सेकंड, आपका अगर कोई रेफरेंस है, अगर रेफरेंस नहीं है, मार्क्स अच्छे हैं, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, डेफिनेटली प्रेफरेंस दी जाएगी। तो दोनों चीजें हैं यहाँ पे। लेकिन ऐसा भी नहीं इसमें होगा कि जिसके पूरे मार्क्स कम है उनको रेफरेंस की वजह से भी मिलेगा। रेफरेंस में भी ये देखा जाएगा कि आप उस केपेबल हैं या नहीं, मेरिट वगैरह के अंदर कहीं पे स्टैंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो भी देखा जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपका रहेगा। सर मेन जोधपुर सिटी में ऐसा है क्या, टारगेट ज्यादा मिलता है और बाकी वगैरह एरिया में कम मिलता है? देखो, जो भी आपके LIC सिटी में जिनको पोस्टिंग देगी ना, उनका टारगेट लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए ज्यादा टारगेट दिया जाएगा। गांव के अंदर टारगेट कम होता है। इसका कारण क्या है कि गांव में इतनी पॉपुलेशन नहीं है। ठीक है, इतनी पॉपुलेशन की वजह से वहां पे आपको टारगेट कम दिया जाता है। और सिटी के अंदर पता है कि पॉपुलेशन ज्यादा है, तो आप वहां पे आपका टारगेट ज्यादा होगा। लेकिन रियलिटी ये है, गांव के अंदर LIC की कस्टमर ज्यादा आपको मिलेंगे। जो आपके फ्रेंड अगर गांव में लगे हुए होंगे ना, उनका टारगेट जल्दी अचीव होगा। कम है लेकिन उनका टारगेट जल्दी अचीव होगा। और जो आपको टारगेट दिया हुआ है, हो सकता है उससे ज्यादा भी वो टारगेट कर सकते हैं, और इंसेंटिव भी उनको मिल सकता है। सिटी के अंदर क्या है कि प्राइवेट कंपनियों का कंपटीशन ज्यादा रहता है, तो इसीलिए थोड़ा टारगेट में थोड़ी हेडल्स आते हैं, मुश्किलें आपको आएगी टारगेट में शुरुआत में। मार्केट के अंदर, गांव के अंदर प्राइवेट कंपनी का इतना पेनिट्रेशन है नहीं। एकमात्र LIC इंश्योरेंस कंपनी गांव के अंदर है, तो आप आसानी से गांव के अंदर आप काम कर सकते हो। और गांव में आपको एक जो DO की, डेवलपमेंट ऑफिसर की, जो आपको रिस्पेक्ट मिलती है, वो बहुत ज्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू सिटी में। सिटी में आपको मिलेगी लेकिन इतनी नहीं मिल सकती। आप ये कह सकते हैं इतनी, वो आपको जो होता है ना, सम्मान वगैरह है वो नहीं मिलेगा एक फैमिली वगैरह से या फिर दूसरी चीजों से। लेकिन कस्टमर से आपको जो चाहिए, जो भी सम्मान वगैरह है, एजेंट आपका सम्मान करे, वो सारा गांव के अंदर बहुत अच्छा रिस्पेक्ट होता है एज ए DO का। और बाकी सबका LIC का ओवरऑल बहुत लोग मानते हैं गांव के अंदर LIC को। तो ये है, अगर आपको और किसी भी क्वेश्चन। सर इंटरव्यू बाइलिंगुअल होगा सर, या किसी एक लैंग्वेज में ही देना होगा? नहीं नहीं, इंटरव्यू आप कैसे भी दे सकते हैं, बस आप कंफर्टेबल होने चाहिए। आगे वाला मान लो इंग्लिश में पूछ रहा है तो आप हिंदी में भी जवाब दे सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। बस आप सीखना पड़ेगा कंफर्टेबल सर। होने चाहिए। आप अगर रीजनल लैंग्वेज में कंफर्टेबल है तो आप रीजनल लैंग्वेज में भी इंटरव्यू दे सकते हैं। और LIC के अंदर आपके ज्यादातर क्या चलती है, या तो हिंदी चलती है या रीजनल लैंग्वेज ही चलती है। वहाँ पे काम के अंदर भी लोग जो एम्प्लॉयज वगैरह बात करते हैं ना, वो या तो हिंदी में करते हैं या रीजनल लैंग्वेज में करते हैं। जैसे साउथ के अंदर आप हिंदी नहीं बोली जाती, इंग्लिश ज्यादा बोली जाती है, तो वहाँ इंग्लिश ज्यादा बोलेंगे एम्प्लॉयज। तो उसके लिए आप चिंता मत करो, इंटरव्यू में आप कैसे भी बात कर सकते हो उनसे। सर एक फोटो चल रही है कि 22 जून तक इंटरव्यू होंगे और 27 जून को रिजल्ट आ जाएगा इसका, तो ये सही है क्या? हाँ, ये सही है एकदम। रिजल्ट का 27 जून को हम नहीं कह सकते, लेकिन आपकी जो ज्वाइनिंग है ना, ओवरऑल ज्वाइनिंग आपकी 1 अगस्त से तो 100% आपको मिलेगी मिलेगी। हो सकता है उससे पहले भी मिल जाए, लेकिन 1 अगस्त से आपको ज्वाइनिंग पक्का मिलती है। देखो, LIC में क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होते हैं, ज्यादातर वो ये ट्राई करते हैं कि आपके 1 तारीख या 2 तारीख से आपको ज्वाइनिंग दे दी जाए, ताकि क्या आपके जो भी जो ज्वाइनिंग डेट होगी वो आपकी लाइफ टाइम वही काम आती है। इसीलिए क्या है, आपको ऐसे 15 तारीख, 20 तारीख, 30 तारीख या ऐसी कोई बीच वाली तारीख में आपको ज्वाइनिंग देना मुश्किल है। तो 1 अगस्त से, एक सर जुलाई से तो हम नहीं कह सकते इतना जल्दी होगा, बट हो सकता है 1 अगस्त से हो जाए। सर इट इज ए परमानेंट जॉब और ए टेम्पररी जॉब सर? देखो, अगर 1 साल आप टारगेट कर लेते हो ना, तो आपके लिए परमानेंट जॉब बन जाएगी। फिर आप टेम्परेरी नहीं हो, टेम्परेरी हो, लेकिन आप 4-5 साल तक अगर मान लो आपका टारगेट नहीं होता है, टारगेट हर साल करना पड़ेगा। लेकिन मान लो अगर आपका हर साल टारगेट नहीं होता है, और 2-3 साल अगर आपका धीरे धीरे आप थोड़ा बहुत कर रहे हो, तो आप परमानेंट हो, आपको इजीली नहीं निकालेंगे यहाँ से।
ये चीज है। लेकिन आपको मतलब ये मानते चलो कि जो भी टारगेट दिया उसका अप्रोक्स 50% टारगेट तो आपको हर साल अचीव करना ही पड़ेगा, पहले ये एक साल के बाद। लेकिन पहले साल आपको जो टारगेट दिया है वो आपको पूरा का पूरा अचीव करना पड़ेगा। जिसने नहीं अचीव किया उसको, एलआईसी को अगर लगा आप में कैपेबिलिटी है तो आपको 3 महीना 6 महीना एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं वो काम के लिए। लेकिन उसमें फिर थोड़ा टारगेट भी आपका बढ़ जाएगा। बाकी ये है जॉब पूरी परमानेंट जॉब है आपकी, इजीली नहीं निकालेंगे अगर एक बार आप कंफर्म हो जाते हो तो। सर आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है जॉब को लेके? ओवरऑल देखो, मैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि पहले मैं ऐसी जॉब कर रखा हूँ जहाँ पे 9 से 6 मुझे एक तरीके से आप ये कह सकते हैं एज ए जेल के अंदर रहना पड़ता था। ठीक है, वो ऐसी कोई इंडस्ट्री थी, बायोमेडिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी जहाँ पे फोन तक अलाउ नहीं था। और आज के टाइम में पता है आप सबको, फोन के बिना आप 1 घंटा 2 घंटा भी ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से नहीं रह सकते हो। ठीक है, और एक सिटिंग जॉब थी मेरी, पूरे दिन बैठना पड़ता था, क्योंकि मैंने बीटेक कर रखी थी। तो चिप्स वगैरह है, कंप्यूटर वगैरह है, उन्हीं से ही मुझे पूरे दिन करना पड़ता था काम पूरा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ में। तो इसीलिए क्या है कि मुझे ऐसी जॉब चाहिए थी जो पूरी डेस्क जॉब नहीं हो, क्योंकि साल 1.5 साल में करके पूरा बोर हो चुका था। तो ये आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आप कह सकते हो, पर्सनल इंटरेस्ट आप कह सकते हो इसे, कि आपके आपको किस तरीके की जॉब अच्छी लगती है। एक जगह पर बैठने की जॉब अच्छी लगती है, या फिर आप ऐसे जॉब चाहते हैं जहाँ पे जॉब टाइमिंग नहीं हो, पूरे दिन बैठना नहीं पड़े, 1 2 घंटे आप बैठ के, 2 3 घंटे आप बैठ के आप जो भी काम करना चाहें, बाहर घूमना चाहें वो कर सकते हो। तो हॉबीज में आप चाहो तो आपके जिसका घूमने का इंटरेस्ट है आप ये बता सकते हो हॉबीज के अंदर, के मुझे घूमना अच्छा लगता है, मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है, मुझे टीम मैनेजमेंट करना अच्छा लगता है। ठीक है, नई नई चीजें सीखना अच्छा लगता है, पढ़ाना अच्छा लगता है, ये सारा आप हॉबी में बता सकते हो। जो इस जॉब से रिलेटेड है वो चीजें आप हॉबी में जरूर बताइए, उसका प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए। Sir, sir, I have a 10 years of gap, sir, after engineering. अच्छा, 10 ईयर का गैप है आपका? Yes, sir. I'm working in a local finance company, sir. There is not a registration company, sir. They simply give हम्म। money and collects interest with money. So I'm अच्छा working as a agent for that company, sir. अच्छा, कोई इशू नहीं है। आप मतलब ऐसा तो नहीं थे ना 10 साल तक पूरा बैठे ही थे, एज अ फ्रीलांसर आप काम कर रहे थे, तो कोई इशू नहीं है। आप ये चीज बताइए उनको। देखो, उनको कैसे पता चलेगा आप जो बोल रहे हो सच है या नहीं है? उसके लिए क्या होगा, जो भी आप बोलोगे ना, जैसा आप इस कंपनी का बताओगे, तो वो आपसे थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में जानेंगे, आपकी जॉब रोल जानेंगे। तो 2 3 चीजें वो ऐसे पूछेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि बंदा झूठ नहीं बोल रहा है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप कोई ऐसा बता रहे हैं जैसे प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, होम ट्यूशन आप पढ़ा रहे हैं, तो आप कोई भी एक सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत कमांड रखिए। जैसे मैथ्स का आप बताए, अगर वो पूछ ले मैथ्स में आप क्या पढ़ाते थे, क्या टॉपिक पढ़ाते थे, किस टाइम पढ़ाते थे, तो एक पूरी आपको एक कहानी तैयार करनी पड़ेगी पीछे, ताकि आपको Okay. झूठ नहीं पकड़ा जाए वहां सामने। Okay, sir. Sir, तो ये आपको बताना होगा। is there mandatory for showing certificate, sir? नहीं, Experience देखो, certificate. मार्केटिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप शो करिए। उससे क्या है आपके ओवरऑल जब कट ऑफ बनेगी ना, तो उसमें आपका है ना ये प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि इंटरव्यूअर के पास आपका डेटा होगा। तो जब इंटरव्यू देने जाओगे, अगर उनके पास फ्रेशर है और एक्सपीरियंस बंदा है, तो वो ये ट्राई करेंगे कि अगर एक सीट है तो दोनों में से एक्सपीरियंस बंदे को हम ज्यादा प्रेफरेंस दें, क्योंकि वो कॉर्पोरेट के अंदर काम किया हुआ है, या कहीं ना कहीं उसको काम का एक्सपीरियंस है। उसके लिए वो एक जॉब को सीरियसली लेगा, क्योंकि उसने जॉब को कर रखा है। एज ए फ्रेशर क्या होगा, आपके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा जॉब का, तो हो सकता है आपको कुछ चीजें सिखाने में थोड़ा टाइम लगे। लेकिन जो पहले से जॉब किया हुआ है उसके लिए आसानी होती है कंपनी को, उसको सब चीजें समझाना। तो आपके पास अगर सर्टिफिकेट है, जरूरी नहीं है मार्केटिंग इंश्योरेंस का हो, कहीं का भी सर्टिफिकेट हो, आप जरूर उसमें मेंशन करिए, जो आपको इंटरव्यू का टाइम आपके काम आएगा वो। Sir, thank you, sir. और किसी का क्वेश्चन? और किसी कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। एक आपसे सर क्वेश्चन इस वाल पूछा जाएगा। हाँ, बोलिए। सर इस वाले अभी जो मेल आ रहे हैं उसमें तो वो मेंशन नहीं है, बायोडाटा फॉर्म मेंशन नहीं है, तो मतलब हम्म। लेकर जाना है या फिर नहीं लेकर देखो, जाना? नहीं नहीं, देखो अभी, अच्छा आपके पास एलआईसी से इंटरव्यू वेन्यू आ गया क्या कि यहाँ पे इंटरव्यू है? नहीं सर, मैं अभी दिल्ली से हूँ तो नहीं दिल्ली है ना। का अफसर अभी नहीं आया है। देखो, आज जो सबके पास मेल आया ना कैंडिडेट के पास, वो आईबीपीएस के थ्रू आया है। आपको एज ए इंटीमेशन आया है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, इंटरव्यू दे सकते हैं। लेकिन आपके पास जो मेल आएगा ना वो एलआईसी से आना बाकी है, जिसमें सारी चीजें लिखी हुई होगी, क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं,
किस जगह पे आपका इंटरव्यू होगा, कितने बजे होगा, कौन सी तारीख को होगा, वो सारी चीजें एलआईसी के थ्रू मेल आएगा आपके पास। वो होपफुली मंडे को, नहीं तो 90% चांस है मंडे को आएगा, नहीं आया तो ट्यूसडे तक तो लास्ट आ ही जाएगा। तो ये आपके पास एलआईसी से मेल आना बाकी है अभी। काफी जगह आ गया है, काफी जगह नहीं आया अभी तक। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? सर एक क्वेश्चन और है कि जैसे बाय द वे आप बोलिए बोलिए। सर जैसे एक क्वेश्चन और है कि बाय द वे जैसे आप LIC ADO आप बन जाते हैं, तो फिर आप मिस सेलिंग को रोकने के लिए आप क्या क्या स्टेप लेंगे? आप कैसे इसको चेक एंड बैलेंस करेंगे कि मिस सेलिंग आपके एजेंट ना करें? देखो, मिस सेलिंग के लिए आपको, जैसे मिस सेलिंग एलआईसी के अंदर सबसे ज्यादा क्या होती है मिस सेलिंग, ठीक है। मिस सेलिंग मतलब होता है कि आपके एजेंट जो प्लान के बेनिफिट है, वो प्लान के बेनिफिट ना समझा के कुछ अदर बेनिफिट समझा है। जैसे मान लो आज कोई पॉलिसी है, उसमें 10-15 साल कस्टमर भरता है, और मान लो 2 लाख भरता है, उसकी जगह एलआईसी उसको अगर 4-4.5 लाख दे रही है, एजेंट उसको कह रहा है आप आपको एलआईसी 6 लाख देगी, 7 लाख देगी, ये मिस सेलिंग होता है। दूसरा, जैसे एलआईसी में सरेंडर कितने साल बाद कर सकते हैं? 2 साल बाद। 2020 के बाद जो पॉलिसी हो रही है ना, उसमें सरेंडर अपन कब कर सकते हैं? 2 साल बाद। और उससे पहले की जो पॉलिसी उसमें 3 साल बाद। तो एजेंट ये चीजें नहीं बता के उनको ये कह रहा है कि आप कभी भी उठा सकते हैं पैसा, कभी भी लोन ले सकते हैं। ये मिस सेलिंग होती है। इसके अलावा मान लो कि कोई प्रोडक्ट कस्टमर कुछ और मांग रहा है, वो कुछ अपने बेनिफिट के हिसाब से कुछ और दे रहा है, ये मिस सेलिंग होती है। इसको रोकने के लिए सबसे पहले आप ये कह सकते हैं कि सर, जब एजेंट्स की आप ट्रेनिंग करवाएंगे, तो उसको ये चीजें सारी आप एक एक चीज अच्छे से समझाएंगे कि किसी भी मिस सेलिंग रोकने के लिए आप शुरुआत में एजेंट्स के साथ कुछ जॉइंट कॉल करेंगे, जिससे एजेंट से सीख सकेगा कि कस्टमर को क्या बताना है, किस तरीके से बताना है। और जो भी एप्लीकेशन एलआईसी के अंदर जो कैलकुलेशन होती है ना, वो कैलकुलेशन एजेंट्स को ऐसी आदत डालेंगे कि वो डायरेक्ट कस्टमर को वो कैलकुलेशन सेंड करे, जिससे बीच में वो कुछ भी एडिटिंग करने की, जैसे एक वर्बली अपन बोलते हैं इतना मिलेगा, लेकिन एक सॉफ्टवेयर एलआईसी खुद देती है, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जिसमें आप उम्र डालेंगे, इतना प्रीमियम डालेंगे, जैसे किसी का बजट होगा वो सारा डालेंगे। वो डालने के बाद पूरा अपने आप आएगा कि 15 साल बाद कितना पैसा मिलेगा, 20 साल बाद कितना मिलेगा। तो आप शुरू से एजेंट्स को ऐसी आदत डालेंगे, जिससे वो कस्टमर को वो चीजें वो सारी ऑन प्रूफ व्हाट्सएप पे या फिर मेल पे या पीडीएफ में वो शेयर करें उसको, जिससे सारी जेन्युइननेस लगे कस्टमर को। ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। फिर आप ये कह सकते हैं मैं पर्सनल मॉनिटरिंग भी करूंगा, कौन से एजेंट ने किससे पॉलिसी करी, मान लो क्या है, तो मैं कस्टमर से भी बिना एजेंट को बताए काफी बार बीच बीच में ऐसे वेरिफिकेशन करता रहूंगा, उनसे पूछ के कि इस पॉलिसी के बारे में एजेंट ने क्या समझाया। इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। हेलो सर, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, खड़गपुर से। मैं एजेंट हाँ कैटेगरी से हूँ। तो यहाँ हाँ पे हाँ बोला है जो वो फॉर्म बी फिल अप करना पड़ेगा। फॉर्म बी क्या है? हाँ हाँ। फॉर्म भी आपका जो एजेंसी का फॉर्म है ना, जिसमें क्या है कि मेंशन होता है सारा कि आपने कितने साल तक एलआईसी एजेंसी चलाई है, कब से आपकी ज्वाइनिंग थी, कितनी पॉलिसी आपने करी है, क्या क्लब मेंबरशिप वगैरह थी या नहीं थी। वो सारा आपको एलआईसी से लाना पड़ेगा एक बनवा के। वो आपके ब्रांच सर जो वो देती है कहाँ से वहाँ पे। मिलेगा फॉर्म बी? वो फॉर्म भी आपको है ना, या तो आपकी ब्रांच से मिल जाएगा, जो भी आपकी ब्रांच है वहाँ पे मिल जाएगा, नहीं तो आप डिवीजन ऑफिस जाके डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं। आप डिवीजन ऑफिस तो जाते रहते होंगे ना, तो हाँ सर। डिवीजन ऑफिस के अंदर सेल्स में आप जाके वो मांग सकते हैं। वो पूरा आपको दे देंगे सारा चीजें। उससे पूरा क्लियर हो जाता है कि पर्सन ने कितनी पॉलिसी करी, क्या है। इसके साथ में एक उसमें कुछ लाइनें भी लिखी हुई होती है कि आपको अलाउ हो उसके लिए, डीओ का इंटरव्यू देने के लिए आपको एजेंसी छोड़नी पड़ेगी। तो वो सारी चीजें उसमें मेंशन होंगी, सारी चीजें। यही है आपका फॉर्म। अच्छा, ओके सर, थैंक वो यू। आपको ब्रांच से या फिर डिवीजन से मिल जाएगा, आप डिवीजन जाके आप बात कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके सर, और थैंक आपके यू। इंटरव्यू के अंदर तो ज्यादातर आपके काम से रिलेटेड ही पूछा जाएगा। जैसे आपने अपने हाँ इंश्योरेंस सर। अपने एलआईसी एजेंसी में कितने साल काम किया, किस सेक्टर में आपने ज्यादा अपने कस्टमर बनाए हैं, किस तरीके से आप उनको कौन सा प्लान ज्यादा आपने सेल किया है, किस तरीके से है, वो सारी चीजें एलआईसी एजेंसी में। और आपको क्या अगर सुविधा, ओके सर। और किसी का कोई भी क्वेश्चन, और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप।
सर पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट क्या होता है? देखो, पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट मतलब होता है जिसमें एलआईसी बोनस देती है। ठीक है। जैसे मान लो एलआईसी का आपने प्लान सुने होंगे, जीवन लाभ, जीवन आनंद, जीवन उमंग। ठीक है, ये सारे मैं आपको समझा दूंगा एक क्लास के अंदर, मैं सारे प्लान आपको जूम पे समझा दूंगा। ठीक है। उसमें मतलब क्या होता है कि जैसे आपने आज 50,000 इन्वेस्ट किया, 10,000 इन्वेस्ट किया, जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो, उस पे एलआईसी आपको हर साल जितना आप इन्वेस्ट करोगे ना, उसके हिसाब से, जैसे आपने 12,000 इन्वेस्ट किया, 10,000 इन्वेस्ट किया, तो एलआईसी आपको 7,000, 6,000, 5,000 बोनस देती है। बोनस मतलब आप ये कह सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट आपको देती है हर साल, जो भी आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। तो जिस प्लान के अंदर एलआईसी अब आपको बोनस देती है हर साल, जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है उसमें वो ब्याज देती है, वो होते हैं पार्टिसिपेटिंग प्लान। और ऐसे प्रोडक्ट जिसमें एलआईसी जो मैच्योरिटी पे पैसा है, या फिर हर साल जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें बोनस नहीं देती है, उससे हम कहते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान। जैसे नॉन पार्टिसिपेटिंग का एग्जांपल होता है यूलिप पॉलिसी। यूलिप में क्या होता है, मार्केट लिंक आपका प्लान होता है, जो भी आपके रिटर्न है, जो शेयर मार्केट की आपकी प्राइस होगी उसके हिसाब से आपको एनएवी मिलती है। एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू आपको दी जाती है। ऐसे प्लान वो होते हैं। टर्म प्लान आपने सुना होगा। टर्म प्लान में क्या होता है, अगर उस बीच में कुछ हुआ तो आपको पैसा मिल जाएगा, डेथ क्लेम मिल जाएगा। अगर कुछ नहीं होता है और आप जिंदा रहते हैं पर 20 साल, 30 साल, 40 साल तक, तो भरा हुआ पैसा आपको 1 रुपए भी वापस नहीं मिलता है एलआईसी के अंदर। तो ऐसे प्लान जिसमें वापस पैसा नहीं मिलता है वो भी नॉन पार्टिसिपेटिंग हुआ। तो इस तरीके से ये प्लान आप कह सकते हो नॉन पार्टिसिपेटिंग में आते हैं। वो मैं प्लान पढ़ूंगा तब आपको एग्जाम्पल बता दूंगा पार्टिसिपेटिंग में कौन से प्लान आपको पूछ सकते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग में कौन सी कैटेगरी आती है, वो सारा आपको मैं बता दूंगा उसमें। बेसिक ये है, जिसमें बोनस मिलता है वो पार्टिसिपेटिंग, जिसमें नहीं बोनस मिलता वो नॉन पार्टिसिपेटिंग। इंटरेस्ट को हम एलआईसी में बोनस कहते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ओके बोनस होता है। ओके ओके। और किसी कोई क्वेश्चन? फिर आपको देखो एक क्वेश्चन और प्रिपेयर करना है, वाई शुड वी हायर यू। ठीक है, हम आपको क्यों लें? एलआईसी के पास आपके अलावा 5 से 6 कैंडिडेट भी और है ना। काफी जगह 3 गुना बुलाए हैं, काफी जगह 5 गुना बुलाए हैं, काफी जगह 6 गुना, 7 गुना लोगों को बुलाए इंटरव्यू के लिए। तो ऐसा तो नहीं उनके पास चॉइस नहीं है, चॉइस उनके पास है, ऑप्शन है उनके पास आपकी जगह और दूसरों को लेने का भी। तो ऐसे पॉइंट के अंदर आपको उनको क्या जवाब देना है? सबसे पहला ये, वो पूछेंगे क्यों आपसे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए पूछा जाएगा कि आप किस माइंडसेट से इंटरव्यू देना है। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से इंटरव्यू देना है कि आप सिलेक्शन लेने के लिए या आप एडीओ बनने के लिए ही आए हैं, या फिर ऐसे टाइम पास, या फिर कोई नॉर्मली जॉब आई थी आपने जॉब भर दी इसलिए आप आए हैं, तो ऐसे में आपका कॉन्फिडेंस देखा जाएगा। कॉन्फिडेंस कैसे देखा जाएगा? उसके लिए आपको कुछ उनको चीजें बतानी पड़ेगी, जैसे आप में क्या क्वालिटीज है और इस जॉब के लिए क्या क्वालिटी चाहिए, वो आपको मैच करनी पड़ेगी। जैसे आप में टीम बिल्डिंग अच्छी क्वालिटी है, टीम बिल्डिंग करना। टीम मैनेजमेंट में आप में अच्छी क्वालिटी है, आपने कोई ऐसा काम किया हो जिसमें टीम मैनेजमेंट किया हो, जैसे स्कूल कॉलेज में आपने वॉलेंटियर एज ए वॉलेंटियर रहे हो तो वहाँ आप टीम के साथ आपने काम किया है। आप में अगर कोई लीडरशिप क्वालिटी है तो लीडरशिप क्वालिटी में कैसा, जैसे आपने कुछ अदर एक्टिविटीज की हो जिसमें आपने पूरा मैनेज किया हो, इवेंट मैनेज वगैरह कुछ किया हो, उसका आप बता सकते हैं। या ऑफिस में जैसा आपकी कोई मैनेजर लेवल की कोई पोस्ट रही हो जहाँ पर आपके नीचे टीम थी, आप एज ए लीडर काम किया आपने, वो आप बता सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे डिसिप्लिन का बता सकते हैं, पंक्चुअलिटी का बता सकते हैं कि आप पंक्चुअल है, डिसिप्लिन्ड है। वो सब चीजें कैसे पता चलेगी? आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, आपके कॉलेज कहाँ से हुआ है। तो जैसे इंटरव्यू लेने वाला उसको पता है कि आपके कॉलेज बहुत रेगुलर रहा हुआ है, ऐसा कॉलेज है जहाँ पे बहुत वेल डिसिप्लिन बच्चे आते हैं। ठीक है, वेल डिसिप्लिन बच्चे वो रखते हैं सब, तो उनसे उनको पता चल जाएगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कॉलेज के नाम, स्कूल के नाम आप बताइए, जिससे आगे वाले को पता लग सके आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है। ये चीजें आपको उसमें बतानी पड़ेगी। ये सब आप बताओगे ना कि इस जॉब के लिए मुझे जैसे टीचिंग स्किल भी चाहिए, आपने प्राइवेट ट्यूशंस वगैरह पढ़े हैं, तो आप ये कह सकते हो सर मैं टीचिंग स्किल्स अच्छी है और इसके लिए टीचिंग स्किल्स भी चाहिए, एजेंट्स का एग्जाम करवा के उनको पास करवाना है। तो जब उनको अच्छा पढ़ाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी है, कन्विंसिंग पावर आप में अच्छी है, ये सब चीजें आपको बतानी है। अगर वो ऐसा क्वेश्चन पूछे, वाई शुड वी हायर यू, ये आपको बताना है उसमें। ठीक है, और इसके अलावा एक आपका क्वेश्चन आ सकता है, वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन एल आई सी, आप एल आई सी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इसका आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसका आपका क्वेश्चन एल आई सी के बारे में आपका आएगा, तो इसमें आपको क्या बोलना है? सबसे पहला आप ये कह सकते हैं कि सर एल आई सी मार्केट लीडर है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सबसे टॉप एल आई सी चल रहा है, और आज से नहीं पिछले 67 सालों से, 66 ईयर से एल आई सी टॉप पे है। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। इसके अलावा आप कोई अपना रेफरेंस बता सकते हैं वहां पे, जैसे कोई
जिससे आप इंस्पायर हुए हो LIC के अंदर। जैसे आप कुछ कह सकते हैं, कोई डीओ वगैरह का बता सकते हैं, या कोई एम्प्लॉय का बता सकते हैं जो LIC के अंदर कहीं आपके नॉन वगैरह हो, उनका बता सकते हैं कि सर उनको मैं देखता हूँ, उनकी लाइफ स्टाइल वगैरह देखता हूँ, उनसे मैं सीखता हूँ बहुत सारी चीजें। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि मैं भी कभी LIC ज्वाइन करूँ। इसके अलावा आप LIC का बता सकते हैं कि LIC में इस जॉब के बारे में आप पर्टिकुलर बता सकते हैं कि सर गवर्नमेंट जॉब तो मैंने बहुत सारी देखी है, लेकिन ऐसी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं देखी जहाँ पे जॉब टाइमिंग कुछ ना हो, ठीक है, या सैलरी के अलावा भी इंसेंटिव वगैरह मिलता हो। ऐसी मैंने कोई भी गवर्नमेंट जॉब आज तक वैकेंसी नहीं देखी है जिसमें सैलरी के अलावा भी वो कुछ इंसेंटिव दे रहे हो आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। ऐसी कोई जॉब नहीं देखी जहाँ पे जॉब टाइमिंग फिक्स ना हो। ऐसी कोई जॉब नहीं देखी जो मतलब पर्टिकुलरली फील्ड जॉब हो, मार्केटिंग जॉब हो, जहाँ पे ऑफिस में बैठना नहीं पड़े। इस तरीके से आप ये पॉजिटिव पॉइंट्स आप बता सकते हैं इस जॉब के पीछे। ये आप सब बताइए उसमें। और कोई क्वेश्चन किसी का? फिर आपसे पूछेंगे कि LIC के बारे में आप क्या जानते हैं, उसमें आपको क्या क्या बोलना है। सबसे पहला मैंने आपको एक LIC प्रोफाइल, एक PDF भेजी है, LIC प्रोफाइल नाम से, इसी ग्रुप के अंदर है। वो आप 35 से 40, 35 स्लाइड, 30-35 स्लाइड है उसमें। स्लाइड में ज्यादा कुछ डिटेल नहीं है, एक एक दो दो पॉइंट की डिटेल दी हुई है। LIC की इतनी ब्रांचेस हैं, इतना कस्टमर है, इतना LIC एजेंट बेस है, इतने एम्प्लॉयज है, इतना मार्केट शेयर है, इस तरीके से LIC का काम है, इतना भारत के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट है जहाँ पे LIC का काम अच्छा आता है, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 12% बिजनेस LIC का आता है। LIC में वुमेन्स की कितनी पॉलिसी होती है, 34 to 36% जो इंश्योरेंस होता है LIC में, उसमें से 100% में से 34 to 36% इंश्योरेंस वुमेन्स का होता है। इस तरीके से आप बता सकते हैं LIC के एम्प्लॉय इतने हैं। तो LIC के बारे में पूछने के लिए आपको ये नहीं बताना LIC के, देखो बाकी लोग होंगे वो सब ये बताएंगे, क्या बताएंगे, LIC की स्थापना कब हुई, 1 सितंबर 1956, वो तो आपको भी बोलना है। LIC की कितनी कंपनियों से मिलकर बनी, 245 कंपनियों से। ये तो आपने सब इंश्योरेंस में पढ़ा ही है। ये सब सभी बोलेंगे, आपको कुछ हटके चीजें बोलनी पड़ेगी। जैसे LIC ने एक इंडस्ट्री में नहीं लगा के हर इंडस्ट्री को कैप्चर कर रखा है, जैसे फार्मा कंपनी हुई, मोटर मोटर वगैरह की कंपनी हुई। इसके अलावा आपके बैंकिंग सेक्टर हुआ, इंश्योरेंस सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर्स। वो आपको मैं एक पोर्टफोलियो भेज दूंगा, किस किस कौन से सेक्टर में LIC ने कहाँ कहाँ पैसा लगा रखा है, उसके बारे में आप बताइए। वुमन की कितनी पॉलिसी है वो बताइए, LIC एजेंट कितने हैं वो बताइए, एम्प्लॉयज कितने हैं वो बताइए, डिवीजन कितना है वो बताइए, LIC ने प्रॉफिट कितना कमाया है वो बताइए। इसके अलावा LIC एक सोवरेन गारंटी भी देती है, पता है सबको सोवरेन गारंटी क्या होता है? सोवरेन गारंटी होता है LIC एक्ट 37 जो 1956 के अंदर बना था, उसके तहत जैसे बैंक आपको आपके पैसों के जो इंश्योरेंस देती है, ठीक है, जिसे DIGIC एक इंश्योरेंस देती है जो भी लोगों का पैसा बैंक में पड़ा है। अगर आज ऐसी स्थिति हो कि बैंक देने की स्थिति में ना हो या बैंक डूबने वाला है, तो 5 लाख की गारंटी आपको DIGIC देती है, ठीक है। बैंक नहीं देती, DIGIC और RBI मिलकर आपको एक गारंटी देती है, जिसमें आप 5 लाख तक आपका पैसा वो देंगे अगर बैंक डूब जाता है तो। उसी तरीके से अगर LIC की ऐसी स्थिति हो जाती है जिसमें आपका पूरा पैसा अगर LIC नहीं दे पाती है, या मान लो ऐसी स्थिति हो जाती है सारे कस्टमर को पैसा नहीं दे पाती है, तो वो पैसा कौन देगा आपको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो आपको पैसा देगी। क्योंकि इसका देने का कारण क्या है कि जो LIC एक्ट 37 है उसके तहत आपको सरकार सोवरेन गारंटी हर साल LIC को देती है। सोवरेन गारंटी मतलब यही गारंटी, आपका जो पैसा है, सम एश्योर्ड बोनस वगैरह है, वो LIC आपको वापस देगी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी अगर LIC की स्थिति नहीं हुई तो। अब गवर्नमेंट ही क्यों देती है ये चीज, LIC को क्यों देती है, चॉइस इंश्योरेंस कंपनियां उनको क्यों नहीं देती? इसका कारण है कि जो भी LIC का प्रॉफिट होता है हर साल, उसका 5% प्रॉफिट का शेयर LIC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एज ए डिविडेंड देती है, ठीक है। इसके बदले में हर साल जब बजट आता है, बजट में एक लाइन वापस रिपीट की जाती है कि इस साल हम LIC की सोवरेन गारंटी बरकरार रखेंगे। तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री बोलती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है। सोवरेन गारंटी का हर साल बजट में ही डिक्लेयर होता है, इसीलिए होता है क्योंकि LIC 5% जो डिविडेंड है प्रॉफिट का, वो LIC गवर्नमेंट को देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देती है। तो ये प्लस पॉइंट आप उसके सामने रखिए, इंटरव्यू के सामने, कि जब इतनी सारी चीजें LIC में है तो LIC क्यों मैं ज्वाइन नहीं करूं। या आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि प्राइवेट कंपनी इतनी सारी मार्केट में अवेलेबल है ना, चॉइस कंपनियां इंश्योरेंस की, लाइफ इंश्योरेंस की मार्केट में है, तो कस्टमर आपसे क्यों जुड़ेगा, आपकी LIC क्यों लेगा, LIC क्यों लेगा, प्राइवेट कंपनी में क्यों नहीं जाएगा। या आप ये कह सकते हैं कि एजेंट आपके साथ ही क्यों जुड़ेगा। तो आप ये चीजें उनको बताएंगे इंटरव्यूअर को कि देखो सर LIC में सोवरेन गारंटी है जो प्राइवेट कंपनियों में नहीं है। सबसे प्लस पॉइंट तो मुझे LIC में यही लगा कि यहाँ पे सोवरेन गारंटी देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैं एक कस्टमर को ये कह सकता हूँ। दूसरा आप ये कहिए कि LIC का एक सॉल्वेंसी मार्जिन है, सॉल्वेंसी रेशियो है,
जिसे सॉल्वेंसी मार्जिन भी कहते हैं, वो सर 160% इंश्योरेंस इंडस्ट्री का उनके पास है। ठीक है, सॉल्वेंसी रेशियो मतलब होता है कि आज अगर एलआईसी के पास जैसे 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर है, अगर 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर सारे के सारे अगर एलआईसी के पास आ जाए पैसा मांगने, या सारों के सारों की अगर मान लो ऐसा केस होता है, डेथ हो जाती है और डेथ क्लेम देने की नौबत आती है, तो एलआईसी के पास कितना फंड है, जितना भी कस्टमर है उसका 160% अगर लोग भी आ जाते हैं ना, तो भी एलआईसी देने में सक्षम है उन सबको पैसा। तो आप ये चीज बताइए, प्राइवेट में 160% सॉल्वेंसी रेशियो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का नहीं है, वो एलआईसी का है 160%, या 1.6 टाइम्स आप कह सकते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। ये चीजें आप बताइए। फिर आप कह सकते हैं एलआईसी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है, 99%। आप ये बताइए क्लेम सेटलमेंट मतलब कितने क्लेम एलआईसी में आए, कितने पास हुए, 99% एलआईसी ने पास किए हैं। 1% जो रह गए हैं वो किस लिए रहे थे, या तो कस्टमर ने कोई डॉक्यूमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम की हो, जैसे फ्रॉडबाजी भी होती है बहुत सारे, इंश्योरेंस पहले बीमारी होती है बताते नहीं है, फिर वो अर्ली क्लेम नॉन अर्ली क्लेम होते हैं उसमें वो डिस्क्लोज होती है चीजें, या मान लो नॉमिनी को नहीं पता होता है कि उसके किसी के घर वालों की पॉलिसी की हुई थी, वो पैसा फिर पड़ा ही रहता है, बॉन्ड वगैरह पेपर कुछ मिलते नहीं है, तो उनको नहीं पता होता इन चीजों का। इसके अलावा ऐसी कोई फैमिली है जैसे मान लो कुछ हादसे वगैरह में या तो उनके डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए हो, या फिर वो खुद ही कोई भी फैमिली मेंबर कुछ रहा नहीं आज दुनिया में, कोई भी उनके वारिस पीछे रहे ही नहीं, तो ऐसे लोगों की पॉलिसियों के पैसे बहुत सारे एलआईसी में पड़े हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आप बताइए। जब आपको ये पूछे आप एलआईसी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, या प्राइवेट कंपनी के बजाय आपसे कस्टमर एलआईसी क्यों लेगा, तो आप ये एक चीजें कहिए उनको, ट्रस्ट है, पैसा टाइम पे मिलता है, एलआईसी जगह जगह मौजूद है, हर ऑफिस इतने सारे हैं, प्राइवेट में ज्यादातर ऑनलाइन चलता है काम, यहाँ पे नहीं है। फिर एक आप ये कह सकते हैं कि एलआईसी में जैसे वो पूछ ले कि एलआईसी ने क्या इनिशिएटिव लिए है ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एलआईसी ने क्या इनिशिएटिव अभी कुछ सालों में लिए हैं, तो आप ये कह सकते हैं एलआईसी ने एक आनंदा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। जी, आनंदा का फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। आनंदा का फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। ये एक पोर्टल है और ये एक प्ले स्टोर पे ऐप भी है, जिसके थ्रू एलआईसी एजेंट ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी ऑनलाइन पॉलिसी इशू कर सकते हैं, ऑनलाइन पॉलिसी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दो तरीके होते हैं पॉलिसी करने के, आप या तो ऑफलाइन फॉर्म फिल करिए और पॉलिसी आपकी इशू होगी ब्रांच के अंदर, या आप ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं। तो आधार बेस्ड ऑनलाइन पॉलिसी का रजिस्ट्रेशन पोर्टल है आनंदा, इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं सर टेक्नोलॉजी के मामले में एलआईसी ने ये चीज इंप्लीमेंट की है। फिर एलआईसी ने एक अपना एआई चैटबॉट भी बनाया है। एआई चैटबॉट अभी बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, जैसे चैट जीपीटी हुआ, इस तरीके से बहुत सारे चैटबॉट एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैटबॉट बन रहे हैं। एलआईसी ने भी एक टेक्नोलॉजी में अपनी वेबसाइट पे एक चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है एलआईसी मित्र, जिसमें कोई पीछे बैकग्राउंड में कोई कस्टमर पैनल नहीं बैठा है, सब ऑटोमेटिक उसके आंसर होते हैं, आंसर रिप्लाईज होते हैं, आप कुछ भी पूछेंगे तो वो ऑटोमेटिक आंसर जनरेट करके देगा अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के, जो भी आपको डिटेल चाहिए वो सारी उसमें बता देगा। तो ये चीजें आप उसमें मेंशन करिए। या जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने बीटेक कर रखी है, बीसीए कर रखी है, या कोई ऐसा साइंस बैकग्राउंड है, आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप बीटेक की है या जो भी आपने टेक्निकल डिग्री की है वो करने के बाद आप यहाँ क्यों आ रहे हैं। तो आप उसका कारण क्या बताइए, सबसे पहला कारण बताइए आप कि सर जो मेरा सेक्टर है उस सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब्स बहुत रेयर आती है, बहुत कम आती है, और जो गवर्नमेंट जॉब आती है उसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज जो बीटेक्स के सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। और मैं इतना टेक्निकली साउंड नहीं हूँ, इतना मतलब जो मैंने सब्जेक्ट्स पढ़े थे डिग्री के अंदर वो मैंने इतने उस पर एक्सेल नहीं किया, इतना कमांड उस पर मैंने नहीं बना पाया, और वो मेरा कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेने में थोड़ा दिक्कत आती है मुझे उस चीज़ के लिए। तो मैंने ट्राई किया था लेकिन मेरा हुआ नहीं था, और ये भी एक गवर्नमेंट जॉब थी तो मैंने यहाँ ट्राई किया, और यहाँ मैंने सोचा यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं। और मेरे लिए एलआईसी अडॉप्ट करना इजी रहेगा क्योंकि मैं बीटेक टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, और एलआईसी अभी टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत ग्रोविंग स्टेज पे है। जिस हिसाब से प्राइवेट कंपनी बहुत पहले ग्रोविंग टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है उन्होंने, एलआईसी अब धीरे धीरे अडॉप्ट कर रही है, जैसे आनंदा लॉन्च किया है, एलआईसी मित्र किया है, इस तरीके से टेक्नोलॉजी के लिहाज से एलआईसी अभी ग्रोविंग स्टेज पे है। तो मुझे ये चीजें जो ग्रोविंग स्टेज पे है और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी नए एडवांसमेंट नए चेंजेस अगर एलआईसी में कुछ होंगे, तो मुझे उन चीजों को एब्जॉर्ब करना, मुझे इन चीजों को ग्रैब करना सीखना बहुत इजी रहेगा मेरे लिए, एज कम्पेयर टू एक नॉर्मल ग्रेजुएट पर्सन है। तो उसके लिए ये चीजें समझना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये चीजें समझना एक थोड़ा टिपिकल होता है, लेकिन मेरे लिए ये आसान रहेगा क्योंकि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ। और ये आप चीजें बता सकते हैं, ये चीजें आप बताओगे तो आगे वाला 100% आपसे इम्प्रेस होगा। फिर आप ये चीज एक कह सकते हैं कि सर मुझे नॉर्मल डिग्री तो करनी थी, ठीक है, मुझे जाना तो इसी सेक्टर में था, लेकिन एक नॉर्मल बीए बीसीए वगैरह नॉर्मल छोटी मोटी डिग्री अगर हम करते हैं
जिसमें रेगुलर कॉलेज वगैरह नहीं होता है। तो मुझे थोड़ा ऐसा मन में था कि मैं कोई रेगुलर स्टडीज का ऐसा कोई लूँ, ऐसे कोई डिग्री करूँ जिसमें रेगुलर स्टडीज हो, और कुछ टाइम के साथ साथ कुछ नई चीजें सीखने को मिले, कुछ एक्सप्लोर करने को सीखें, चीजें मिले। जैसे जो इंजीनियरिंग कॉलेज होता है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, ठीक है, 4 साल की डिग्री में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज होती है। बहुत सारे आपके स्टडी से रिलेटेड भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह के अंदर भी काफी चीजें होती है, रेगुलरिटी एक रखनी पड़ती है आपको, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है आपको। तो अब ये कह सकते हैं मुझे नॉर्मल डिग्री की जगह वो डिग्री मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि वही ले लेते हैं, ताकि काफी चीजें मुझे सीखने को मिलेगी, एक रेगुलेटरी रहेगी। तो 2-3 रीजन आप बताएंगे तो आगे वाला बहुत आपसे इंप्रेस होगा, कन्विंस आप इजीली उसको कर पाएंगे इस बात से, क्योंकि देखो बच्चे घबरा जाएंगे जब आपसे पहली बार ही पूछ लेंगे कि आप बीटेक करके यहाँ क्यों आए। तो इसका आंसर, ये तीनों आंसर बहुत सबसे बेस्ट आंसर आपके लिए रहेंगे। ठीक है, और किसी की कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं, और किसी के कोई भी क्वेश्चन हो एलआईसी से Sir, रिगार्डिंग क्या पढ़ना है। हाँ, sir, my friend has an 8 years of gap of after completing BTech, sir. Sir, 8 years का he गैप है did ना। not 8 years, sir. हम्म 8 हम्म 8 years का. Sir, he did not did any job, sir, and he's still preparing, sir, competitive देखो exams. इसमें, So how can he देखो अब answer इसमें, if interviewer asks about his career gap, sir? देखो, हाँ वो एज गैप का है ना, वो पूछेंगे आपसे, क्योंकि 8 साल बहुत लंबा गैप हो जाता है। तो आप इसमें ना 2-3 पॉइंट्स आप बता सकते हैं। सबसे पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर टीचिंग का आप बोले तो वो तो आप बता ही सकते हैं, ठीक है। अब टीचिंग के Yes, sir. अलावा आप देखो, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग उसने किया है ना, Yes, sir. Yes, sir. इंजीनियरिंग उसने किया है, तो आप उसे आप कह सकते हैं कि सर है ना, जैसे उस फ्रेंड को बोलना चाहिए ये कि सर इंजीनियरिंग के बाद मेरे कोई सीनियर्स थे, उन्होंने कोई स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट करी थी। स्टार्टअप कंपनी आप कुछ भी बोल सकते हैं, 8 साल पहले मार्केट में क्या चल रहा था, जैसे कोई सॉफ्टवेयर के बारे में आप बता सकते हैं, कोई मार्केटिंग सॉफ्टवेयर वो बना रहे थे, या कोई अलग से कोई भी आप छोटा मोटा चीज देख लीजिए, जो छोटा कोई Yes, sir. प्रोडक्ट उठा लीजिए सॉफ्टवेयर वगैरह से रिलेटेड, कुछ भी ऐसा कोई रिलेटेड जो 8 साल पहले ट्रेंडिंग में था, उसके बारे में आप पता करिए, जो आपको नॉलेज भी ज्यादा उससे डीप में नहीं पूछेंगे वो। आप ये कह सकते हैं, सर स्टार्टअप कंपनी में 2-3 साल हमने काम किया था, लेकिन फिर क्या हुआ कि 3-4 साल बाद धीरे धीरे हमें ग्रोथ मिली स्टार्टअप में, मैंने भी काफी चीजें सीखी, पैसा थोड़ा कम मिलता था, एज ए फ्रीलांसर हम काम करते थे वहाँ पे, जूनियर वगैरह सीनियर के साथ में। और फिर बाद में 3-4 साल बाद वो कंपनी इतनी स्टेबल नहीं हो पाई, तो फिर उसके बाद फिर मैंने तैयारी शुरू करी, और 2-3 साल बाद फिर मैं, बीच में कोरोना भी आ गया था, और ऐसे करते करते मुझे 7-8 साल का टाइम लग गया एक गवर्नमेंट जॉब लेने में। ये आप सबसे बेस्ट आंसर बता सकते हैं। अगर बीटेक वाला कोई है या कोई भी अगर है, तो आप इस तरीके से कुछ ये चीजें बताइए। या बीच में आप ये भी बोल सकते हैं, घर में कुछ ऐसी कोई सरकमस्टेंसेस हो गई थी, या ऐसी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई थी, तो इस चक्कर में मुझे थोड़ा पढ़ाई को छोड़ के और बीच में कुछ छोटा मोटा काम करना पड़ा, जिससे मेरी थोड़ी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई, ऐसा आप कोई रीजन बता सकते हैं। जो भी बताइए, ऐसा बताइए जिसमें आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट ना हो, और आपको थोड़ा बहुत उसके पीछे नॉलेज भी लेना पड़ेगा, मान लो उससे कुछ क्वेश्चन पूछ ले, जैसे स्टार्टअप कंपनी का आप बोलोगे, तो स्टार्टअप कंपनी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उसमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है स्टार्टअप में, क्योंकि स्टार्टअप ग्रो होते हैं, डाउन होते हैं, काफी स्टार्टअप रजिस्टर्ड भी नहीं होते हैं गवर्नमेंट के अंदर, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको नहीं दे पाते स्टार्टिंग में। तो इस तरीके से Okay. आप कुछ भी उससे बताइए, Okay. जो भी बताओ उसके पीछे कुछ एक टॉपिक तैयार कर लेना किससे रिगार्डिंग वो कंपनी थी, वो आप बता सकते Sir, one last question. What are the common हैं। mistakes done by our candidates in interview, sir? How can you manage if a question asked by an interviewer that is not known to us, but how can you answer it, sir? And what are the देखो common इसमें, mistakes done by the candidates, sर? देखो कॉमन मिस्टेक सबसे पहले क्या होती है कि आपको जो भी, जैसे बायो अगर आप तैयार करके जा रहे हो, तो काफी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, आंसर रट के चले जाते हैं, जैसे मैंने आपको ये चीजें बोली ना, आप भी इसमें से क्या करेंगे, काफी चीजें नोट करके और एज इट इज वो रट के चले जाएंगे। देखो रट के जाओगे ना, तो उसमें क्या होगा कि अगर आप ढंग से उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं होके जाओगे, तो सामने वाले को आपके बोलने के तरीके से, कॉन्फिडेंस से पता चल जाएगा कि आप इसके लिए प्रिपेयर नहीं हो, आप सिर्फ प्लानिंग कर थोड़े बहुत रट रटा के आ रहे हो चीजें। इसके लिए देखो सबसे बेस्ट है, आप इंटरव्यू की जो भी प्रिपरेशन करो ना, वो जैसे मैं ये टेलीग्राम पे जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप इस तरीके से अपना फोन का वीडियो ऑन करिए, और उसके सामने आप पर्सनली जैसे आप खुद ही क्वेश्चन लिख लीजिए एक पेपर पे, और उसके आंसर आप वीडियो रिकॉर्ड करके, या वीडियो नहीं रिकॉर्ड करके कैमरा ओपन करके आप मॉक इंटरव्यू, सेल्फ मॉक इंटरव्यू करिए खुद का, कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसमें कैसे बोलेंगे।
या फिर आप मिरर के सामने खड़े होके आप अपना आंसर बोल सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं, या आप दो फ्रेंड्स हैं तो आपस में आप एक दूसरे से बात करिए, उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। इंटरव्यू कुछ नहीं होता है, सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल आपका देखा जाता है और माइंड सेट देखा जाता है कि आप किस माइंडसेट से यहाँ पे प्रिपेयर होके आए हैं। आप सही में इस जॉब को लेने के लिए आए हैं, या फिर आप जस्ट टाइम पास या तुक्के से आप पास होके आ गए हैं? क्योंकि देखो तुक्के से भी 20-30% बच्चे पास हुए हैं इसमें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, उनका कोई तैयारी नहीं थी, कोई उनका माइंडसेट नहीं था, सिर्फ उन्होंने पेपर दिया और वो आ गए। तो ये चीज भी है कि आगे वाला ये देखेगा अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हो इस जॉब के लिए, आप में मैच्योरिटी लेवल भी आपका देखा जाएगा। आप जैसे कोई बचकानी हरकत या इस तरीके से रिप्लाई करने में, जैसे आप अननेसेसरी कुछ भी वो बोल रहा है आप हंस रहे हो उसके सामने, या सीरियसनेस थोड़ी नहीं दिखा रहे हो, पूरा सीरियस नहीं होना उनके सामने, एकदम सीधे सीरियस नहीं होना है। नॉर्मल जैसे हम बात करते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस तरीके से आपको बात करना है, जैसे आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो इसी तरीके से इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको उसे रिप्लाई करना है, सिंपली एकदम ऐसे बात करनी है। और एक आपका जैसे ड्रेस कोड है ना, ड्रेस कोड आपको डिसाइड करना है, ड्रेस कोड सबसे मैटर करता है इसमें। अगर आपने जो ड्रेस कोड पहना है वही आपका पूरा पर्सनैलिटी डिफाइन करता है, जो कहता है ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो वाली चीज यहाँ पे इंटरव्यू में आपके काम आएगी। तो ड्रेस कोड आपको सबसे सही रखना है, जैसे फॉर्मल शूज आपको पहनने हैं, व्हाइट शर्ट या कोई भी लाइट कलर का शर्ट आपको पहनना है, डार्क आप पैंट या लाइट पैंट आप पहन सकते हैं, उसके ऊपर टाई आपको जरूर लगानी है, क्योंकि देखो ये मार्केटिंग जॉब है, मार्केटिंग में आपको बाद में भी टाई लगा के मीटिंग्स वगैरह में जाना पड़ता है। तो टाई आप जरूर लगाइए, उससे आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगेंगे और अच्छा आपका इंप्रेशन रहेगा, पर्सनैलिटी ग्रो होगी वहां पे उनके सामने, बाकी कैंडिडेट के सामने। या आप ब्लेजर पहन सकते हैं तो आप ब्लेजर भी पहनिए उनके सामने। ठीक है, इसके अलावा आपका पोस्चर एकदम सीधा रहना चाहिए, जैसे आप यूं डाउन होके यूं एकदम ऐसे नहीं बैठने चाहिए, या ढीले वगैरह नहीं बैठने चाहिए। एक वीडियो भेजूंगा मैं आपको, उसमें आपको पता चलेगा किस तरीके से है। बॉडी लैंग्वेज आपकी एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, जो इंटरव्यूअर आपको पूछना चाह रहा है आप सीधा उसका जवाब दीजिए, घुमा फिरा के बातें नहीं बतानी है। जैसे मान लो आपसे वो पूछे कि केरला स्टोरी का आपसे पूछ लिया, तो आपको उसके बारे में आपने देखी नहीं है, आपको नहीं पता है, लेकिन आप उसको जबरदस्ती पीछे बाइकआउट कर रहे हैं, या मान लो कोई भी आपके रीजन है, जो भी रीजन है आप उसके कंट्रोवर्शियल नहीं होके आप सीधा नेचुरल आंसर दीजिए, न्यूट्रल आंसर दीजिए एकदम। जैसे आपको उसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है तो आप कह सकते हैं कि सॉरी सर, मुझे इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, तो मैं इस टॉपिक पे आपसे डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि देखो इंटरव्यू आपका डिस्कशन बेस्ड भी होगा, डिस्कशन होता है ना, एक टॉपिक आपसे एक बंदा पूछेगा लेकिन बाकी तीन वाले भी आपसे उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ पूछेंगे, आपको ट्रिगर करेंगे, आपको उसके सामने आपसे बार बार पूछेंगे कोई ना कुछ चीजें उसके बारे में। तो वो चीजें आपकी नहीं होनी चाहिए। आपको जो आंसर नहीं आता आप स्पष्ट मना करिए, उनको घुमा फिरा के आंसर मत बताइए। आपको आता है तो सीधा जवाब दीजिए, नहीं तो आप सीधा कह सकते हैं नो सर मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं है। इस तरीके से आप बता सकते हैं। काफी इंटरव्यू आपने देखे होंगे आईएएस वगैरह की, या अदर जो इंटरव्यू होता है ना, उसमें बंदा कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ यस में आंसर देता है ना, वो भी सिलेक्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है कि आगे वाले बंदा कॉन्फिडेंट कितना है आंसर देने में। आप अगर उसने पूछा आप घबरा रहे हो, आप मन धड़न कुछ भी आंसर बोलने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज नहीं है। स्पष्ट आप मना करिए जो आपको नहीं आता है। तो आगे वाला को आपसे कुछ दूसरी चीज पूछेगा, ऐसा तो नहीं उसको एक टॉपिक को लेके वो पीछे पड़ जाएगा कि आपको क्यों नहीं आता है, आपने ये इतना नहीं पढ़ा क्या, यूं नहीं पढ़ा क्या। जैसे एलआईसी प्लान का आपको पूछेंगे तो आपको नहीं आता है तो आप स्पष्ट मना कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो प्लान पढ़ के आएंगे, जो नहीं पढ़ के आए उसे बाहर निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एलआईसी प्लान की ट्रेनिंग वो अलग से देंगे आपको, बस मैं आपको इसलिए पढ़ाऊंगा मान लो अगर क्वेश्चन हो तो आपको बता सको, थोड़ा पॉजिटिव आप क्लियर रहे उनके सामने, ये है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा सारा। और कोई क्वेश्चन किसी का? और किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। क्या प्रिपेयर एक्स्ट्रा करना चाहिए आपको, किस तरीके से रहना चाहिए? किसी का भी क्वेश्चन नहीं है? सर जो शर्ट है वो बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए या आवाज फिर उसमें थोड़ा डॉटेड वगैरह भी चल सकता है? नहीं चलेगा, देखो आपका कपड़े मैं बता दूं, कैसा भी आप कपड़े पहनो, बस ये ध्यान रखना कि अगर आप किसी के सामने वो पहन के बैठे हो तो आगे वाला उससे मतलब यूं इरिटेट नहीं होना चाहिए, उस कपड़े के कलर से इरिटेशन नहीं होना चाहिए, उसका फोकस उसी चीज पे नहीं जाना चाहिए। जैसे क्या होगा, आप मान लो आपने सपोज पैटर्न वाले कपड़े पहने, ठीक है, एक आप सिंपल कपड़े पहनते हो या चेस्ट वाले पहनते हो, एक आपने पैटर्न वाला पहना, पैटर्न में क्या हो रहा है कि उस आगे वाले इंटरव्यूअर की आंखें सिर्फ उस पैटर्न पे ही जा रही है, तो ये साइकोलॉजिकल प्रूव है कि जब पर्सन आप पे फोकस नहीं करके किसी और चीज पे फोकस करेगा ना, तो आप उस चीजों को जो भी आंसर्स दोगे वो उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं अनबैलेंस होगा और फोकस उसका उस पर नहीं रहेगा जो आप बोलना चाह रहे हैं। तो वो कुल मिला के उसको इरिटेशन नहीं होना चाहिए आपके कपड़ों से, जैसे इसलिए मैं कह रहा हूँ डार्क कलर का आप कुछ भी कपड़े
शर्ट में कुछ डार्क कलर मत पहनना, क्योंकि डार्क कलर हमेशा क्या हाईलाइट होता है, थोड़ा चुभता भी है आंखों को। तो लाइट होगा ना तो उसका फोकस सिर्फ आपके फेस पे रहेगा, आपके बोलने पे रहेगा। ये आप थोड़ा ध्यान रखना। पैंट आप भले डार्क पहन सकते, क्योंकि वैसे भी आप टेबल पे बैठेंगे तो पैंट तो आपके नीचे रहेगी। और टाई आप डार्क कलर की पहनिए, टाई से इतना आपका फोकस उस पर अगले बंदे पे आपका नहीं जाएगा। टाई तो प्रोफेशनली पहननी चाहिए, बस टाई ये ध्यान रखना शाइनिंग में नहीं हो, पार्टी वियर टाई नहीं हो, टाई पे थोड़े ज्यादा ही हो, पार्टी वियर पैटर्न टाइप नहीं हो, फुल पत्तियां ज्यादा नहीं हो, एकदम फॉर्मल टाई हो। और जूते आपको कैजुअल शूज नहीं पहनने हैं, जूते आपको फॉर्मल जूते ही पहनना है। कैजुअल शूज पहनोगे तो थोड़ा उसमें अलग से एक थोड़ा दिखेगा, इसलिए आप फॉर्मल पहनिए वहाँ पे। और लेडीज के लिए या तो आप साड़ी पहन सकती हैं, तो आप साड़ी पहनिए जिसमें कंफर्टेबल हो, सुपर सिंपल एकदम पहनिए, पार्टी वेयर नहीं। या आप सूट पहन सकते हैं, इंडियन ट्रेडिशन है आपका, सूट पहन सकते हैं आप। या आप कोई कॉर्पोरेट में अगर आपने कहीं काम किया है, या आपने कॉलेज में जैसे शर्ट और पैंट पहने हैं, तो आप वो भी पहन सकते हैं, वो भी आपके अच्छा है। बस जो भी आप पहने ज्यादा, जैसे शर्ट भी पहनो तो ज्यादा यूं ढीला ढीला लूज शर्ट मत पहनो। थोड़ा फिटिंग के कपड़े पहनना, ताकि क्या है कि आप कंफर्टेबल फील हो, प्लस आपकी पर्सनैलिटी भी थोड़ी दिखनी चाहिए। क्योंकि लूज अगर आप पहनोगे ना, ज्यादा ज्यादा ही लूज पहन लोगे तो क्या है, शर्ट जैसे बाहर आ जाता है, पूरा लूज होता है तो या साइड से बेकार दिखता है, इस तरीके से नहीं हो। टाई आप बांधो तो ज्यादा लंबी टाई मत बांधना, जैसे काफी बार आपके जिप से नीचे भी लंबी टाई चली जाती है, इस तरीके से टाई नहीं पहननी है। टाई आप बांधनी सीख लो, नहीं तो किसी फ्रेंड को बांधनी आए उससे आप बनवा लो, नहीं तो बनी बनाई टाई भी आजकल आती है, वो आप ले लो, कोई भी ले लो। टाई आप लास्ट आपके बेल्ट तक लंबी रखो, इससे लंबी टाई मत रखो। या ब्लेजर पहनना हो तो आप ब्लेजर भी पहन सकते हैं, अगर आपको लगे गर्मी नहीं लग रही है तो आप ब्लेजर भी पहनो, ब्लेजर भी अच्छा है। बस उसमें कंफर्टेबल, आप जो भी कपड़े पहनो आप कंफर्टेबल फील करो उसमें, और कॉन्फिडेंट फील करो। और बीएड का काफी बच्चों का क्वेश्चन था, बीएड रखनी चाहिए क्या? देखो ज्यादा बीएड काम की नहीं है, ठीक है, आप नॉर्मली बीएड रख लो, थोड़ी बहुत रख लो जैसे मेरे है, इससे थोड़ी और कम कर सकते हो। बस ये देखो काफी लोगों की ये भी प्रॉब्लम होती है, जैसे मुझे काफी जनों ने कहा सर अगर क्लीन शेव होते हैं हम तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज होता है हमारा, ठीक है, तो वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत आप रखिए, कॉर्पोरेट लाइफ में चलती है थोड़ी बहुत बीएड चलती है, मैं भी रखता हूँ। और आपकी पर्सनैलिटी को अगर सूट होती है तो आप रखिए बीएड, लेकिन ज्यादा मत रखिए, केजीएफ वाला लुक नहीं आना चाहिए आपका, नॉर्मल लुक हो बस, थोड़ा बहुत प्रोफेशनल लुक आपका लगना चाहिए। तो और वैसे अगर जिनको अगर लगता है कि दाढ़ी में बेकार लुक आता है लेकिन रखता हूँ मैं रेगुलर, और अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप 2 दिन की तो बात है, क्लीन शेव या थोड़ा बहुत ट्रिम कर लीजिए, जब इंटरव्यू पूरा हो जाएगा तब वापस रख लेना। मना थोड़ा, ऐसा तो कहेगा नहीं आप इंटरव्यू में क्लीन शेव आए थे और आपने अब क्यों रखी है, ऐसा कोई नहीं रहेगा कहीं पे भी। उनको आपसे काम से मतलब है आपको, ठीक है, आगे वाला पर्सन है एलआईसी में, लोगों को काम से मतलब है आपका लुक कैसा भी, आप भले ही बाद में केजीएफ वाला भी लुक दे दोगे उससे कोई मैटर नहीं करेगा। मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड है, उसका पूरा केजीएफ वाला लुक भी रहता है ऑफिस में, लंबे बाल है सब है। तो ऐसे केस में लेकिन उसका काम आता है, ठीक है, अगर काम नहीं आएगा तो लोग आपके फिर कुछ ना कुछ चीजों में कहीं ना कहीं खुर्चने निकालेंगे, ऑब्जेक्शन देंगे। काम आएगा तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। और आपके बायो में मैं जो कह रहा हूँ, आपके पेरेंट्स का, आपके ब्रदर सिस्टर का प्रोफेशन जरूर बताना, क्योंकि वो सबसे मैटर करेगा। ये जॉब आपके मार्केटिंग बेस्ड जॉब है, टारगेट बेस्ड जॉब है, ठीक है। इसमें अगर आप ये चीजें नहीं बोलोगे ना, तो इससे क्या होगा कि आगे वाले पर्सन को आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं चलेगा। आगे वाले पर्सन को आप में कुछ प्रॉफिट दिखना चाहिए, ठीक है, वहां जो बैठा है ना बंदा वो पूरा एकदम बिजनेस माइंडसेट या मतलब कॉर्पोरेट माइंडसेट का बंदा है, उसको हर चीज में प्रॉफिट चाहिए, हर चीज में उनको बिजनेस दिखता है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ जैसे आप सिर्फ है ना फ्रेशर हो या नॉर्मल आपने छोटा मोटा आपका नेटवर्क है, 100-200 दिनों कोई आपका सर्कल है, तो ऐसे केस में आगे वाले इंटरव्यू को लगेगा यार मान लो अगर मैंने इसको ले लिया, इससे टारगेट नहीं हुआ, तो एलआईसी तो कहीं ना कहीं उसको कहेगी आपने कैसा बंदा हायर किया है। तो इसीलिए क्या है, वो आपका फैमिली बैकग्राउंड भी चेक करेंगे वहां पे, आप ये चीजें बताओगे ना तो उससे पता चलेगा। जैसे मान लो आपके फादर कहीं जॉब कर रहे हैं और वहाँ उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है, जैसे उनका प्रभाव बहुत अच्छा है, डेजिग्नेशन बहुत अच्छा है वहाँ पर, जहाँ लोग उनकी बात मानते हैं, पीछे स्टाफ 100-200 का साथ उनके स्टाफ चलता है। या आपके फादर जैसे कोई सोशल वर्कर है, या फिर मदर वगैरह कोई सोशल वर्कर है, जहाँ पे मतलब कुल मिला के फैमिली में उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, उनके पीछे कम से कम 500-1000 लोगों का सर्कल है। या जैसे कोई एनजीओ वगैरह चलाते हैं, या कहीं फादर वगैरह मदर या कोई कैंप वगैरह कुछ ऐसा कुछ करते हैं जहाँ पे एक्टिविटीज होती रहती है, तो वहाँ पे लोगों की गैदरिंग वगैरह से उनका कनेक्शन रहता है। जैसे आपके ब्रदर वगैरह कहीं बैंक वगैरह में काम करते हैं, सिस्टर वगैरह कोई सीए वगैरह कुछ कर रहे हैं, तो उनको पता है आने वाले टाइम में ये एक अच्छी कंपनी में लगेंगे, तो कहीं ना कहीं ये अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को या फिर अपने भाई बहनों को सपोर्ट जरूर करेंगे एलआईसी के काम के अंदर। मान लो ऐसा केस हो जाता है आपका टारगेट नहीं होता है, तो ऐसे केस में आपको सपोर्ट आपकी फैमिली जरूर करेगी, ऐसा वो मानते हैं।
इसीलिए आपके फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होगा तो आपको वो प्लस पॉइंट मिलेगा। और 1 मिनट मैं सबको अलाउ कर देता हूँ बोलने के लिए। Sir, ठीक है, 2 मिनट। हाँ बोलिए। sir, what are the insurance topics or technical topics or banking topics? You have to देखो prepare for इंश्योरेंस के, LIC. हाँ इंश्योरेंस के जो टॉपिक होंगे ना वो तो मैं आपको पढ़ा दूंगा एक क्लास के अंदर, प्लान पढ़ा दूंगा, इंश्योरेंस के जो भी टॉपिक होंगे वो सारे मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब आपसे वो करंट अफेयर नहीं पूछेंगे, 6 महीने की करंट अफेयर नहीं पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे सिर्फ करंट न्यूज जो अभी चल रही है, एट प्रेजेंट जो न्यूज के टॉपिक चल रहे हैं उसी के बारे में आपसे वो पूछा जाएगा। तो आप क्या है कि जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो आप चाहो तो न्यूज देखो हर दिन, 1-1 1.5 घंटा आप न्यूज चैनल्स देखो, वहाँ पे क्या डिबेट चल रहे हैं, दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, तीन जिनों के बीच में क्या डिबेट्स वहाँ पे चल रहे हैं, क्या टॉपिक अभी रिसेंटली चर्चा में चल रहे हैं, उनके बारे में आप अपना एक ओवरव्यू, एक कुछ आंसर तैयार करोगे। मान लो अगर मुझसे इस टॉपिक के बारे में कुछ डिबेट किया जाए तो वहां पे आप क्या बोल सके, डिबेट अलग अलग बच्चों में डिबेट नहीं होगा, डिबेट आपका सिर्फ जो इंटरव्यूअर है, 3-4 जिन्हें पैनल में बैठे हैं और आप हैं, आप 4-5 लोगों के बीच में ही वो डिबेट होगा, अलग कैंडिडेट के बीच में डिबेट नहीं होगा यहाँ पे। तो इसीलिए ऐसे टॉपिक आप प्रिपेयर करो जो न्यूज में अभी करंट में चल रहे हैं। उसके लिए आप न्यूज देखो, न्यूज़पेपर पढ़ो, आपको पता चल जाएगा। पिछले 1 महीने की न्यूज चैनल्स की जो फटाफट न्यूज आती है, बुलेटिन न्यूज जो होती है वो आप देखो, टॉप टॉपिक 100 इम्पोर्टेंट हेलो न्यूज देखो, आप ब्रेकिंग न्यूज देखो, वो सारी देखो। हेलो हाँ सर। बोलिए। एक हेलो सर। एक हेलो क्वेश्चन था सर, सर। मेरा एक प्रॉब्लम है। एक मिनट एक मिनट एक सर, मिनट, एक कोई भी क्वेश्चन एक है बार। मेरा। सर आपने रेफरेंस के हाँ बारे में कुछ बोलिए बोला बोलिए। था। आप एक आपने सर बीच में मेरा बोला था रेफरेंस के लिए कुछ बोला था सर आपने। हाँ देखो, LIC में आपके जैसे इंटरव्यू वगैरह है या बाद में आप है ना रेफरेंस वगैरह कभी लगाते हैं ना, तो रेफरेंस हाँ आपको सर। ट्रांसफर में थोड़ा एक बेनिफिट मिलता है, जो आपको ट्रांसफर चाहिए ना जहाँ पे, जैसे जिस ओके सिटी में सर। आपको चाहिए, तो या तो हाँ आपके मेरिट में नंबर अच्छे होने चाहिए, मेरिट आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, मेंस और इंटरव्यू दोनों को मिला के। लेकिन आपको नहीं पता है कि आपको लग रहा है कि पेपर ठीक ठाक हुआ था, ज्यादा नहीं है, तो आप चाहो तो ओके। थोड़ा बहुत कहीं से रेफरेंस अगर मिले जो LIC में आपके पर्सन काम करते हो। देखो पैसे यहाँ पे हम्म। नहीं चलते हैं, ट्रूथ एंड फेयर बता रहा हूँ, करप्शन फ्री डिपार्टमेंट है, 1 रुपए भी कोई आपसे चार्ज नहीं करेगा कि आपका ट्रांसफर कराना मुझे इतने रुपए दे दो। यहाँ पे सिर्फ जेन्युइन चीजें ही होती है सारी, ठीक है, क्लेम सर वगैरह के इंटरव्यू अंदर में भी कुछ कभी पैसे प्रॉब्लम नहीं नहीं लेते। आएगा ना? इंटरव्यू में किससे कुछ ऐसा रिगार्डिंग रेफरेंस के हाँ सर। रिगार्डिंग? हाँ नहीं सर। नहीं नहीं, सर, मेरे डिग्री का इंटरव्यू ट्रूथ सर्टिफिकेट एंड फेयर होगा। नहीं मिला है। और एक उसके सर बदले क्वेश्चन था टेस्टिमनी मुझे मेरा। दिया गया और है एक क्वेश्चन था और कि कहा था कि एक डेढ़ मिनट एक डेढ़ महीना बाद मिलेगा, तो इससे कोई दिक्कत भी होगा क्या सर? उसके आपके देखो दिक्कत होगी, आपको क्या है कि एक डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करवाएंगे वहां पे, ठीक है, डिक्लेरेशन फॉर्म में आपसे ये लिखवाया जाएगा, वहां पे लिखा हुआ होगा, उसको साइन करना है। उसमें लिखा हुआ होगा आपको हम इंटरव्यू में तो बैठने देंगे, सब चीजें होगी, लेकिन अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हम कर देते हैं मार्क्स के बेस पे, और आपका अगर आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है, तो ज्वाइनिंग के टाइम में आपको ये चीजें मेंशन लेके आनी पड़ेगी। अगर आप उस टाइम नहीं लाई ये चीजें तो आपको हम जॉब में ज्वाइन नहीं करवा, जॉब में अलाउ नहीं करेंगे आगे। तो वो आप एग्री एग्री करेंगे उस चीज को साइन करके, तो ये सर आपको एक ध्यान लास्ट रखना है। क्वेश्चन था सर। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन हाँ था हाँ। सर कि पीडीएफ जो पीरियड रहता है उसमें अपने को 30 लाख का टारगेट दिया है अभी। तो फिर लगभग 30 लाख का रहेगा टारगेट। यस सर। तो मेरे को क्या बोलना है सर कि अभी पहले एक ईयर में कंप्लीट नहीं हुआ था टारगेट, तो एक जो एक्सटेंड कर हम्म। देते हैं वो टारगेट कंटिन्यू होता है क्या वो एक्सटेंडेड पीरियड में? वही 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 जो जैसे मान लो आपके 12 महीने का टाइम था, ठीक है, हम्म। 12 महीने में आपका 30 लाख नहीं हुआ, 20 लाख ही हो पाया, 10 लाख आपका कम पड़ गया, ठीक है। तो अब ओके। ऐसे केस में क्या होगा, LIC आपको 3 महीने का टाइम और देगी। अगर LIC को लगा कि आप में कैपेबिलिटी है, आपको 3 महीने और दिए जाएं जिससे आप अगर बचा हुआ टारगेट भी कर लोगे, तो वो आपको देगी। लेकिन इसमें जो 3 महीने एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे उसमें थोड़ा 30 लाख की जगह आपका टारगेट भी बढ़ा दिया जाएगा, वो 32 या 33 लाख भी हो सकता है, होगा ही वो, तो टारगेट तो आपका बढ़ा के ही देंगे वो, लेकिन थोड़ा बढ़ जाएगा आपका टारगेट, वो टारगेट नहीं रहेगा जो पहले दिया गया था, थोड़ा इंक्रीज होगा टारगेट आपका। तो ये ओके चीजें हैं, थैंक यू वेरी मच टाइम सर। टाइम टाइम मिलता है इसमें। सर, मुझे हाँ जो सर, मेरा एक क्वेश्चन क्वेश्चन ये था कि जैसे हाँ अब मनी बोल हम रहे कॉर्पोरेट एम्प्लॉई कि है, वो काम तो डिग्री के रूप हाँ में काम चल जाएगा, तो वो बोल रहे हैं कि जब तक डिग्री नहीं आएगा, टेस्टमनी एक डिग्री का ही रूप होता है। नो ऑब्जेक्शन करके कोई एक पेपर दिया गया है। वो बोल रहे हैं कि हम्म, टेस्टमनी ले जाओ, 6 महीना का वैलिडिटी है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। बट हमको डाउट हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि 1.5 महीने के बाद ही मिलेगा, उससे पहले कोई उपाय नहीं है। एक काम करना ना, आपके पास मेल आ गया क्या LIC से? हाँ।
तो मेल में जो नंबर दिए हुए होंगे ना, उनसे आपने बात करी है एक बार? नहीं, बात तो नहीं की है। तो एक काम करो, जो आपके मेल में जो नंबर दिए हुए हैं ना, या अगर आप डिवीजन ऑफिस आपके सिटी के अंदर ही है, आप जा सकते हो, तो आप वहां जाके एक बार कॉल पे बात करिए। अगर कॉल पे नहीं होता तो आप डिवीजन ऑफिस जाके वर्बली उनसे ये बात कर सकते हैं। आप आपके पास राइट है ये चीज पूछने का, तो आप पूछ सकते हैं। अगर वो मान लो कुछ सजेशन देते हैं तो आप 10-15 दिन में वो भी वो करवा दीजिए। जैसे अगर कोर्ट से कुछ कहते हैं या कॉलेज से लिखवाने को लाने के, तो वो चीजें आप करवा लीजिए सारा। तो वो आपको ज्यादा गाइड कर पाएंगे इस चीज में, क्योंकि डीवी करने वाला वही पर्सन होगा जिसके नंबर दिए हुए होते हैं उसमें। ठीक है, तो आपकी वो आप करिए एक बार, वो आपको गाइड कर और देंगे। है कि सर कि मैं बैंक के मेरा 2018 में ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद मैं बैंक की तैयारी कर रहा हूँ, और अब मैंने LIC भरा। तो वो मुझे मेंशन करना चाहिए कि नहीं कि मैं बैंक की तैयारी 4 साल से कर रहा हूँ, अब LIC में नहीं नहीं नहीं। कर रहा हूँ, ये गैप ईयर, इसलिए मेरा क्या करें, हमको आप ये समझ कह नहीं सकते हो ना, नहीं आप ये कह सकते हो ना कि 3-4 साल में मैं बैंकिंग और फाइनेंस और इंश्योरेंस वगैरह के जो एग्जाम्स आते हैं, वो सारे मैं फाइट कर रहा था। तो वो मैं कर रहा हूँ साथ में। अगर चाहे आप बोल सकते हैं कि मैं कोचिंग वगैरह भी पढ़ाता हूँ, या बता सकते हैं। या देखो, आप कोचिंग का नहीं कह के, जो बंदे एग्जाम ये एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, वो ये भी कह सकते हैं कि सर मैं जो कंपटीशन एग्जाम्स का एक कोचिंग है, और कोचिंग में मैं एज ए डाउट फैकल्टी भी काम करता हूँ। ठीक है, डाउट फैकल्टी मतलब कि बच्चों के डाउट्स वगैरह कुछ सॉल्व करना, वो सारा मैं एज ए फ्रीलांसिंग काम करता हूँ, 2-3 घंटे पार्ट टाइम करता हूँ। ये आप बता सकते तो हैं सारा उसमें। बैंक को मेंशन कर देंगे ना सर? मेंशन नहीं, मतलब वर्बली आपको पूछे तो आपको ये कहना, मेंशन नहीं करना, मतलब खुद से लिखना नहीं है कहीं पे भी कि आप तैयारी कर रहे हो। अगर वो नहीं इंटरव्यू में बोलेंगे पूछे आपसे तो हाँ, मैं तो ये चीज पूछेंगे। आपको मैं बताऊँ। अगर वो क्रॉस पूछेंगे तब क्वेश्चन आपको ही किए कि बता देंगे। बैंक में नहीं जाकर तुम LIC में क्यों जाना चाहते हो, इतना दिन से बैंक में तैयारी कर रहे हो, अब LIC में क्यों, ये क्वेश्चन तो जरूर आ सकता ये है। देखो, हाँ, ये अगर आया ना, तो आप ये कहना कि सर LIC की लास्ट एडीओ की वैकेंसी आई थी 2019 में, उसके बाद से कोई वैकेंसी आई नहीं वापस LIC की। LIC असिस्टेंट भी नहीं आई। LIC डबल एओ का आप बता सकते हो, डबल एओ आई थी लेकिन मेरा उसमें नहीं हुआ। तो LIC की वैकेंसी अब आई है, तो मैंने इसीलिए थोड़ा इसमें अप्लाई किया। अदरवाइज तो मेरा बैंक में हर साल वैकेंसी आती है, उसमें मैं अप्लाई कर ही रहा हूँ। या बताइए उसमें, क्योंकि देखो LIC की जेन्युइन है ना, 3 साल बाद वैकेंसी आई है, तो उसमें आप यही बताइए कि 3 साल तक बाद वैकेंसी आई, तो इसी में अप्लाई किया है 3 साल बाद, और वैकेंसी आई नहीं कोई बीच में LIC की। ये चीज आप मेंशन करिए। सर सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कॉर्पोरेट में हमें हाँ। नोटिस पीरियड मिलता है, अगर मैं आज रिजाइन करूंगा तो 3 महीने का नोटिस पीरियड हम्म, मिलेगा हमको। तो जो हम्म। LIC की ज्वाइनिंग इनकेस अगर हो जाता है तो वो इमीडिएट हो जाती है, तो क्या वो वेट कर लेते हैं या कैसे होगा सर? नहीं देखो, LIC कभी भी आपके इस चीज के लिए वेट नहीं करेगी। कॉर्पोरेट में दो चीजें काम आती है, या तो आप 3 साल नोटिस दीजिए, या उनको जो सैलरी आपको 3 महीने की देनी होती है वो आप दे के फ्री हो जाइए। तो मेरा सजेशन यही है, आप अगर आपको लग रहा है तो आप है ना, इंटरव्यू आपका अच्छा हो अगर, तो आप क्या करना, जो भी है नोटिस दे देना। और नोटिस मेरे हिसाब से क्या है, देखो, मान के चलो 1 अगस्त से आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी, 100% है। तो अगर 1 अगस्त से अगर पहले भी अगर आ गई, तो उस केस में फिर आपका नोटिस पीरियड बार बार चेंज होता नहीं है। तो इसीलिए बेस्ट ये है कि जो भी अगर आपकी कंपनी में रूल है कि आप या तो नोटिस पीरियड दीजिए, या 2 महीने की 3 महीने की आप सैलरी देके आप एक एक दिन में भी हाथों हाथ वहां से निकल सकते हैं। तो वो भी आप वो ट्राई कीजिए फिर आप, कि 1-2 महीने की आप सैलरी देके फटाफट ये फ्री हो जाए यहाँ से, और आप ज्वाइन कर लीजिए। LIC कभी भी नहीं रुकेगी यहाँ पे। वो प्राइवेट कंपनी में ऐसा रूल होता है कि आप इंटरव्यू लेते हैं और 2-3 महीने बाद आप उस कंपनी में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। LIC आपके लिए रुकेगी नहीं, ये ध्यान सर रखना। सर हाँ बताइए। हेलो हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सर, what if they ask us why LIC ADO? Why do you want to join the why do you want to join the job? What should we answer? देखो, इसका डिस्कशन हमने पहले भी किया था, और इसमें देखो आपको दो चीजें बतानी है। सबसे पहला तो LIC की प्रोफाइल के बारे में बताना है कि LIC की मार्केट पोजीशन क्या है। LIC का मार्केट शेयर अभी कितना चल रहा है, 68-69% है मार्केट शेयर। मतलब प्राइवेट कंपनी 24 इंश्योरेंस कंपनियां मार्केट में, उसके अलावा LIC इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 68% मार्केट शेयर कवर कर रही है। ये आप बताइए। दूसरा बताइए, सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, थर्ड या फोर्थ नंबर पे है ये LIC प्रोफाइल। एक मैंने PDF शेयर की है इसी ग्रुप के अंदर, वो वापस मैं अगेन शेयर कर दूंगा, उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई है। आप ये चीज बताइए, सबसे फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है। LIC को भी एक अवार्ड मिला है जिसका नाम है मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी नहीं,
मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी, इंडिया की सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी में एलआईसी का नाम है। सेकंड नंबर पे है एसबीआई, थर्ड पे है आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये आप बताइए कि सर इतनी अच्छी अगर इंडस्ट्री है और इतनी अच्छी ग्रोथ है इंडस्ट्री में, और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी वेल नोन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं क्यों एलआईसी ज्वाइन नहीं करूँ? ये आप चीज बताइए। इसके अलावा और भी उसमें पॉइंट पढ़िए कि एलआईसी का नेटवर्क क्या है, एलआईसी की वेल्थ कहाँ कहाँ से आती है। थोड़ा एलआईसी के बारे में और जानिए आप। जो आपको एलआईसी प्रोफाइल भेजी ना मैंने, उसमें सारी चीजें दी हुई है आपके, वो आप पढ़िए एक बार। फिर आप एक चीज बता सकते हैं कि एलआईसी में सोवरेन गारंटी होती है। आप गूगल करिए सोवरेन गारंटी, आपको और डीप में पता चलेगा। उसमें जो भी एलआईसी का पैसा कस्टमर भरेगा उसका 100% सिक्योरिटी, 100% वो सेफ है, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी गारंटी। ठीक है। अगर मान लो कभी भी ऐसी कंडीशन होती है कि एलआईसी उस पैसा नहीं दे पाए, तो प्राइवेट कंपनी में अगर मान लो आप ज्वाइन करते हो और किसी कस्टमर का पैसा, कंपनी डूब जाती है, तो कस्टमर आपसे मांगेगा वो पैसा, क्योंकि आप उसके बीच में हो ना, एजेंट वगैरह से मांगेंगे। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये गारंटी देती है एलआईसी को, ऐसा कोई कंडीशन होगी तो वो पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। ये चीज आप उनके सामने बताइए कि ये गारंटी भी सबसे बड़ा एक पॉइंट है कि आप एलआईसी लोग आपसे लेंगे और आप एलआईसी में जुड़ना चाहते हैं इस चीज के लिए। ये आप बताइए। सर So, सर हाँ हम बोलिए। कोलकाता से हम कोलकाता से हैं। अच्छा कोलकाता से, हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ, तो इंटरव्यू में ऐसा सिचुएशनल प्रश्न तो आ सकता है, जैसे हम बोल रहे हैं कि संडे या सैटरडे में हम एजेंट के साथ क्लाइंट के घर गया है, ड्यूटी गया है कुछ काम के लिए, ऐसा तो हो ही सकता है। तो उस समय अगर मेरे पास फोन आया ब्रांच मैनेजर से, तो मैं क्या वो फोन रिसीव करूंगा? हाँ तो वो तो आपको करना ही है। देखो इसका जेन्युइन रीजन बता रहा हूँ मैं, ऐसा प्रैक्टिकली संडे को आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, कारण क्या है, देखो इंश्योरेंस वगैरह, अब जो भी आपके एजेंट है या आप जो एजेंट वगैरह को समझाओगे, इंश्योरेंस एजेंट को भी रेगुलर डेज में टाइम नहीं होगा कि वो कस्टमर के साथ जाके रोज प्लान समझा सके। ठीक है, कस्टमर आगे वाले भी जॉब पे जाता है, वो लेट आता है शाम को, सुबह जल्दी जाता होगा, तो उसके पास टाइम नहीं होगा कि आपको डेली जो नॉर्मल डेज है उसमें आपको वो टाइम दे आप प्लान समझाने के लिए। तो संडे को ही टाइम सुटेबल रहेगा एक कस्टमर को एलआईसी का प्लान समझाने के लिए। एजेंट के साथ आपको जाना पड़ेगा, जो भी ये काम है वो सारे करने पड़ेंगे। तो ऐसा ब्रांच मैनेजर वगैरह भी फोन करते हैं, वो भी क्या है एलआईसी ऑफिस वगैरह ओपन रखते हैं काफी बार, क्योंकि उनके खुद के पर्सनली भी कोई अचीवमेंट्स टारगेट्स वगैरह करने पड़ते हैं। तो इसीलिए क्या है, फोन भी कॉल आप रिसीव करना है, ऐसा बोलना है कि फोन तो सर रिसीव करेंगे, क्योंकि हम घर पे तो बैठे नहीं है, हम भी फील्ड में ही काम कर रहे हैं और हम फील्ड में भी जाएंगे, ऐसा आपको पॉजिटिव बताना है। और प्रैक्टिकली जाना भी पड़ता है, क्योंकि रीजन मैंने बता ही दिया। कस्टमर आपको संडे का ही टाइम देंगे ना कि आप संडे को आइए प्लान समझाना है एजेंट को लेके, या एजेंट आपको कहेगा सर संडे को चलना है, मैं भी फ्री हूँ, कस्टमर भी फ्री है। भाई आप तो फ्री हो, आप तो सातों दिन फ्री हो, क्योंकि जॉब टाइमिंग आपका है नहीं, 9 से 10 आपको ऑफिस में बैठना है नहीं, 9 से 6 बजे तक, 9 से 10 से 5 बजे तक जो भी टाइम है आप तो फ्री हो, लेकिन आगे वाला फ्री है वो डिपेंड होना चाहिए ना, आगे वाला कब फ्री है, वो संडे को होगा। ये आप चीज उसको बताइए। ठीक है। जी जी। और एक और प्रश्न है कि आपके लिए क्या एक प्रॉपर एडीओ का माइंडसेट क्या होना चाहिए? मतलब एज आप एडीओ क्या समझता है ये? हाँ हाँ। जैसे मान लो आपसे पूछे वो एडीओ का, आप जॉब प्रोफाइल के बारे में बात कर रहे हैं ये ना। जैसे मान लो अगर आपसे पूछे कि एडीओ से आप क्या समझते हैं, तो आपको जॉब प्रोफाइल पता होनी चाहिए। ये बेसिकली सेल्स है, मार्केटिंग जॉब है। इसमें कोई भी जॉब टाइमिंग आपका फिक्स नहीं रहेगा, टारगेट आपको अचीव करना रहेगा, हर साल आपका टारगेट रहेगा। ठीक है। जो भी आपकी टीम है, आपको टीम बनानी है एजेंट्स की, उनको पास करवाना है, उनका एग्जाम आपको करवाना है, और उनसे आपको बिजनेस लेना है अपना टारगेट पूरा करने के लिए, और एजेंट को एक अर्निंग सोर्स देने के लिए उनको एलआईसी एजेंट से ज्वाइन करवानी है। और आप ये कह सकते हैं कि सर अगर मैं यहाँ पे 4 से 5 साल अच्छा काम करता हूँ तो मुझे असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बना दिया जाता है, फिर उसके बाद ब्रांच मैनेजर, ऐसे करते करते अभी मेरी जैसे अगर उम्र कम है तो मैं हो सकता है आने वाले टाइम में एमडी सीईओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक भी पहुंच सकता हूँ। तो ये आप इस तरीके से आप बता सकते हैं एडीओ का। और आप ये पर्सनल अपना पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हैं कि सर मुझे पर्सनली ऐसी जॉब अच्छी लगती है जो टारगेट बेस्ड हो, जिसमें थोड़ा अचीवमेंट्स करने हो, एक फिक्स डेली रूटीन वाला काम मुझे नहीं चाहिए कि रोज जाके सिर्फ ये 10 फाइलें ही देखनी है, इसके अलावा कोई काम नहीं करना है, 9 से 5 बैठना है, ऐसी जॉब मुझे पसंद नहीं है। आप ऐसा पर्सनली भी बता सकते हैं। ठीक है, और ये सर बताइए मैं आप। इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हूँ, तो इसके बारे में हमसे क्या प्रश्न पूछ सकती है? किस में आप किस में हो? इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, लास्ट साल मैंने इकोनॉमिक्स मास्टर्स बैकग्राउंड। किया है।
अच्छा, मास्टर्स किया है ना, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपने मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या चीजें पढ़ी है, क्या किस तरीके से आपका कॉलेज वगैरह रहा है, उसके बारे में वो पूछेंगे। बाकी ज्यादा डीप में वो पूछेंगे नहीं आपसे कुछ भी उसमें। क्योंकि देखो ये भी फाइनेंशियल और ये सारा इंस्टीट्यूट भी वही है, फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह का इकोनॉमी से रिलेटेड ही है पूरा। तो वो इसलिए वो इतना कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। डिग्री किसमें की आपने वो मैटर करेगा, डिग्री के बारे में ज्यादातर पूछेंगे। और पोस्ट ग्रेजुएशन से जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो एमबीए वालों के लिए ज्यादा होंगे, जो एमबीए करेंगे ना पर्सन, एमबीए या जिन्होंने मार्केटिंग इंश्योरेंस में कुछ किया है, उनसे वो क्वेश्चंस ज्यादा थोड़ा पूछते हैं। या फिर जो जॉब किए हैं उनसे ज्यादा पूछते हैं। अदर डिग्रियों में वो ज्यादा इतना नहीं पूछेंगे कोई डीप में। जैसे ये नहीं पूछेंगे बीटेक में, जैसे कोई सब्जेक्ट लेके नहीं पूछेंगे इस सब्जेक्ट में क्या होता है, वो इतना नहीं पूछते हैं। जॉब से रिलेटेड ही पूछेंगे आपको, जो भी पूछेंगे। सर मेरा पॉलिटिकल साइंस बीए है, तो उसके बारे में नहीं पढ़े सर, उसके बारे में नहीं थोड़ा पढ़ने सा। की नहीं, इतना कुछ भी नहीं। देखो पॉलिटिकल साइंस में तो आपका यही आता है ना सारा, जो आपकी पॉलिटी है जो इंडिया की, उसके बारे में थोड़ा बहुत आप नॉलेज रखिए कि कितने ये एमएलए वगैरह होते हैं, एमपी कितने होते हैं, संसद वगैरह क्या होता है, थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक चीजें याद रखनी है, जो आज आ- आम आदमी को पता होनी चाहिए उन चीजों के बारे में, वो चीजें आप याद रखिए। एक्स्ट्रा कोई ज्यादा नॉलेज इसमें नहीं पूछते हैं कोई भी आपसे। अगर ये पूछेंगे पॉलिटिकल साइंस से मुझे एलआईसी में क्या हेल्प करेगा, मतलब उस एजुकेशन से क्या तुम्हारे एजुकेशन से क्या फायदा होगा एलआईसी को, वो किस, तो मैं क्या जवाब दूंगा पॉलिटिकल साइंस आपने क्या डिग्री करी है या पोस्ट ग्रेजुएशन करी है? ग्रेजुएशन। देखो आप डिग्री का तो इसमें नहीं बता सकते, क्योंकि देखो डिग्री से तो आपको क्या बेनिफिट होगा। लेकिन आप ये जरूर कह सकते हो कि सर है ना, आपकी जो आपने जो क्वालिटीज जो स्ट्रेंथ है ना, जो आपकी स्किल्स है, कि आपने पॉलिटिकल साइंस वगैरह से क्या एक्स्ट्रा चीजें सीखी है, कॉलेज वगैरह के अंदर आपने क्या किया है, उसके रिगार्डिंग आप उसको शिफ्ट करो पूरा, कि सर डिग्री से तो पर्टिकुलर मैं कुछ नहीं हेल्प करूंगा। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ऐसे इस सेक्टर की डिग्री ये नहीं है। जैसे इंजीनियरिंग का मैंने बताया था ना, अब इंजीनियरिंग डिग्री इसमें ऐसे देखा जाए तो, प्रैक्टिकली देखा जाए तो कुछ हेल्प नहीं करेगी। लेकिन क्या हेल्प कर सकती है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ एडवांसमेंट हो वो हेल्प कर सकती है, या कुछ नई चीजें सीखने की हो, कोई एक्टिविटी करने की हो, वो चीजें मैंने इस डिग्री के दौरान कॉलेज में की है, वो चीजें यहाँ पे मेरे काम आएगी। इस तरीके से आप वो चीज बताइए, जैसे आपने कॉलेज में कुछ अलग कुछ किया है आपने कॉलेज में। कॉलेज में तो हम एक दिन गए भी नहीं, खाली एग्जाम देने गए हैं सर, 3 साल में। अच्छा ये नहीं है तो आप है ना कुछ कॉलेज के बारे में कुछ अलग से कोई स्टोरी बनाइए, जैसे आपने कोई कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया हो, कोई स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किया हो। ठीक है, इस तरह देखो आपको कुल मिला के अगर कुछ कॉलेज में किसी के कुछ ज्यादा अचीवमेंट नहीं है ना, तो आपको कुछ देखो इंटरव्यू में 30 से 20% चीजें कुछ फेकनेस भी आपको रखनी पड़ेगी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कुछ ना कुछ आपको कहानी भी बना के बतानी पड़ेगी, तभी आगे वाला आपसे थोड़ा इंप्रेस हो पाएगा। अदरवाइज जो छोटी मोटी चीजें हैं वो तो सभी बताते हैं, तो ये आपको बतानी पड़ेगी। आपने कुछ कॉलेज में नहीं भी किया है, तो भी आप कुछ ऐसा बताइए कि जैसे कैंप लगाया है, कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज किए हैं, कुछ पार्टीज ऑर्गेनाइज की है आपने, कुछ जैसे होता है ना पॉलिटिकल अपने कॉलेजेस के अंदर यूथ पार्लियामेंट टाइप का कुछ होता है, तो आप वो कहिए कि सर हमने टीम के अंदर यूथ पार्लियामेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था। इस तरीके से आप कुछ बताइए जिसमें जो इस जॉब के रिगार्डिंग जो क्वालिटीज चाहिए, वो क्वालिटी आपने वहाँ बिल्डअप कर ली, जैसे टीम मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग हुआ, डिसिप्लिन हुआ, चीजें नई नई आपको मैनेज करना हुआ, ये सारी चीजें, जैसे मार्केटिंग हुआ, टीचिंग हुआ, ये सारी चीजें आपने वहाँ सीखी है, वो चीजें यहाँ काम आने वाली है। कन्विंसिंग पावर, कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीजें यहाँ पे काम आएगी। ऐसी चीज आप कुछ बोलिए साथ में वहाँ पे। और किसी का सर कोई मैं स्कूल में 10 साल मॉनिटर रह चुका हूँ, तो वो मेंशन करूंगा कि नहीं कि मैंने 1 से लेकर 10। मॉनिटर तो ठीक है, आप कह सकते हैं। वैसे मॉनिटर मेरे को लगता नहीं कि वो इतना कोई रहेगा मामला, कह सकते हैं, आप कह दीजिए, क्योंकि और अगर आपके पास कुछ है नहीं ना, तो आप मॉनिटर का बताइए कि सर एक कंटिन्यू 10 साल तक मॉनिटर रहना बहुत बड़ी बात होती है, और मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से सीखी है कि किस तरीके से क्लास को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से मॉनिटर करना है, और कैसे लोगों से अपनी एज देखो, आपके साथ वाले भी सारी सेम एज के होंगे तो आपकी क्यों बात मानेंगे, तो वो चीज़ मैंने लोगों से खुद की बात कैसे मनवानी है, लोगों को कन्विंस कैसे करना है, वो सब चीज़ें मैंने मॉनिटरिंग में की है सारी। ये आप बताइए उसमें। क्योंकि देखो आप अगर बड़े उम्र में हो या आपका डेजिग्नेशन उम्र में है, तो आपसे नीचे वाला बंदा आपकी बात सुनेगा। लेकिन कॉलेज में स्कूल में क्या होता है कि मॉनिटर और क्लास में जो बच्चे होते हैं वो सारे सेम एज ग्रुप के होते हैं, तो वो आपकी बात क्यों सुनते हैं, क्योंकि आप में एक लीडरशिप क्वालिटी वहाँ पे कहीं ना कहीं होती है। तो आप ये कह सकते हैं सर एज ए मॉनिटर मैंने वहाँ एक लीडरशिप क्वालिटी बिल्डअप की है 10 साल रह के।
तो लीडरशिप क्वालिटी कहीं ना कहीं वहां मैंने टीम मैनेजमेंट किया, पूरी क्लास मैनेज की है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी मुझे वो चीज हेल्प करेगी। यहाँ एजेंट्स की जो टीम मैनेज करने की बात होगी या लीडरशिप, एक एज ए लीडर जो रोल निभाना होगा, वो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ होगी, क्योंकि जैसे मैं यंग हूँ तो मेरे एजेंट्स भी सब यंग होंगे, तो वो मेरी बात अच्छे से सुन पाएंगे, क्योंकि मुझे पता है किस तरीके से उनसे बात मनवानी है, किस तरीके से काम करवाना है। ये आप एज ए मॉनिटर उनको बताइए चीजें। ठीक है, ये चीजें बताओगे तो हो सन है जाएगा। मेरा, मैंने दूसरे जो फॉर्म भरा है दूसरे जोन से भरा है, तो वो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं ना सर कि तो आप अपने जोन छोड़कर आप वेस्ट जोन में क्यों भरे, तो इसका क्या जवाब दें? ये आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन ये आपसे यही पूछा जाएगा। उसका भी आंसर हमने सेशन स्टार्ट हुआ तब किया था कि आप इसकी चीजें या तो है ना, दो चीजें बताइए। पहला तो आप उस सिटी को लेके अगर कुछ इंटरेस्टेड है, नहीं भी हैं तो आप कुछ बता दीजिए कि इस सिटी में मैं पहले घूमना आया था, या मैं छोटा मोटा कोई पर्सनल काम से आया था, एक दो हफ्ता मैं यहाँ पे रहा, और मुझे यहाँ का कल्चर, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ के जो काम बिजनेस वगैरह का जो कुछ चीज में वो फेमस हो, जैसे सूरत वगैरह में टेक्सटाइल फेमस है, कहीं पे कुछ खाने पीने की चीजों से बिजनेस ज्यादा फेमस है, आप वो बताइए कि सर मुझे वो सेक्टर काफी थोड़ा यूं इंटरेस्टिंग लगा, तो यहाँ मैं रह के उसी सेक्टर में एजेंसी प्लांट करूंगा, उसी सेक्टर में मैं एजेंट्स बनाऊंगा, ताकि वहां से मैं अच्छा बिजनेस ले सकूं। एक आम नॉर्मल पर्सन की बजाय मैं वहां पे ज्यादा अपना फोकस रखूंगा, क्योंकि मुझे उस चीज में इंटरेस्ट थोड़ा यहाँ पे दिखा। इस तरीके से आप बताइए, या फिर आप बता सकते हैं कि आपका वहाँ पे सर्कल अच्छा है, आपके कोई फ्रेंड्स है, कोई रिलेटिव्स है, आपके भाई बहन वगैरह कहीं जॉब कर रहे हैं उसी जगह में, तो आप उनका रेफरेंस लीजिए कि वो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, तो उनकी मैं हेल्प लूंगा, उनका नेटवर्क वहाँ पे यूज करूंगा। ऐसा आप Sir, बताइए। वहां पर एक sir, जॉब कर रहा है। हाँ, तो उस जॉब का आप उसका बताना जरूर कि वहाँ पे वो फ्रेंड है या भाई जो भी है, वो वहाँ पे जॉब कर रहा है, तो वो भी मेरी कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा, मेरी हेल्प जरूर करेगा। तो एक दो चीजें आप ये चीज बोलिए वहाँ पे, तो उससे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका कि आप सही में उस सिटी के लिए इंटरेस्ट हो, बजाय उसके कि आपने वैकेंसीज देख के वहाँ पे फॉर्म भरा है, वो नहीं होना चाहिए। आप सही में उस जगह में रहने लायक हो। हाँ बताइए। वैकेंसी का नाम नहीं लेंगे ना सर? हैं, क्या कह रहे हो? वैकेंसी का नाम नहीं लेंगे कि मैंने वैकेंसी देखकर यहाँ भर दिया। वैकेंसी क्योंकि देखो, वैकेंसी का एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट भी होता है कि इसकी जगह कहीं और वैकेंसी होती तो वहां भर देता। कल को कोई दूसरी वैकेंसी आएगी, आप वहां ज्यादा हो गए, वहां भर दोगे। तो वैकेंसी नहीं कह के आप ये उसको क्यूरियोसिटी बताइए अगले के अंदर कि आप सही में इस जगह में रहने के लिए, इसमें काम करने के लिए आप प्रिपेयर है पहले से। वो चीज आप क्लियर करिए वहाँ। sir, हाँ बोलिए। सर, ऐसा कोई चांस है क्या अगर मुझे इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिले लेकिन मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स ऐड करते समय हम कट ऑफ नहीं कर पाते, तो ऐसा कोई चांस हो गया सर? हाँ, ये पूरा चांसेस आपका रहता है कि अगर मान लो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन मेंस में आपके मार्क्स कम थे और ओवरऑल कट ऑफ में आप रह गए, तो आप फाइनल में भी रह सकते हैं। वो कैसा हो सकता है कि देखो, उसके लिए आपको पर्सनली अपना खुद सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। जो भी आपने मॉक दिए हैं, जो भी आपने अभी तक स्टडीज की है, उसके हिसाब से आपने जब भी प्रैक्टिस की है, तो आपका क्या स्कोर रहा है। जैसे मान लो आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं कोई मॉक इंटरव्यू में, मॉक मॉक इंटरव्यू या मॉक टेस्ट में आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि 100 में से मेरे नॉर्मली 60-70 नंबर ही आते थे या 80 नंबर ही आते थे, 50% नंबर आते थे, जिसे हम एक्यूरेसी कहते हैं। तो एक्यूरेसी आपको अपनी एनालाइज करनी पड़ेगी, आपकी क्या एक्यूरेसी रही थी। एडीओ का एग्जाम आपने दिया था, तो किस तरीके से आपका अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि आपके इतने मार्क्स तो आने ही चाहिए थे, उस हिसाब से आप जज करिए। और एवरेज बताऊं तो जिसके पर्सन के 60 से 75 के बीच में अगर नंबर आपको लग रहा है कि इतने ही नंबर मेरा आए थे, आने चाहिए थे, तो आपको थोड़ा इंटरव्यू में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और हो सकता है इंटरव्यू में आप रह भी सकते हैं। क्योंकि लक पे डिपेंड है, क्या पता आप मान रहे हो 75 आपके सही होंगे, लेकिन क्या पता नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, आपके 90+ स्कोर हो गया हो। तो पूरा लक का भी काम इसमें, लक गेम भी है, आप कह सकते हैं लक का भी काम है इसमें। लेकिन आप सेल्फ एनालिसिस जरूर करिए, उस हिसाब से आप मेहनत करिए, इंटरव्यू के अंदर ज्यादा मेहनत करिए। कि आपको हो सकता है आपकी स्कोर कम हो, तो इंटरव्यू में आपका 40 में से अगर आप 35+ अगर नंबर ले सके आगे वाले पर्सन से, तो वो आपकी काफी हेल्प करेगा ओवरऑल कट ऑफ डिसाइड करने में। ये चीज आप करिए जरूर। और किसी का कोई क्वेश्चन? कॉल लेटर ओके, एक थैंक यू मिनट। सर। कॉल लेटर कॉल लेटर आप सबके ना मेल पे आ जाएगा, और बाई पोस्ट भी आता है कॉल लेटर। ठीक है, बाई पोस्ट अगर नहीं आए तो मेल पे आपके जरूर आएगा कॉल लेटर। तो काफी बार फोन भी करते हैं, अगर जहाँ पे बच्चे कम है ना, तो वो आगे वाले फोन करके भी कहते हैं सर हम तो हमने आपको मेल किया है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लेके इस तारीख को आ जाना है यहाँ पे। वो डिपेंड करता है आगे वाली सुटेबिलिटी पे, वो उसको क्या सुटेबल लगता है कि बच्चों को इन्फॉर्म करना चाहिए। किसके पास क्या पता मेल आईडी गलत हो, मेल पहुंचा हो, या किसी ने मेल नहीं खोला हो, किसी के क्या हो,
इसीलिए क्या है, 2-3 तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं वो लोग आपसे। और किसी का कोई क्वेश्चन? तो सेशन हम एंड करते हैं, अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैं 2 से 3 दिन बाद एक और क्लास आपकी लूंगा, उसमें हम जूम पे क्लास लेंगे। उसमें मैं आपको इंश्योरेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा दूंगा, जहाँ से आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत हम और प्लान्स, एलआईसी के प्लान के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि मुझे इंटरव्यू पूछ ले मुझे कोई एलआईसी का प्लान सेल करके बताओ, तो आप कैसे सेल करके बताओगे? तो ये चीजें आपको बतानी जरूरी है। तो ये आपसे आपको मैं सिखा दूंगा। सर बायोडाटा में एक ऑप्शन है कि आपने कभी एलआईसी का एग्जाम दिया है कि नहीं इससे पहले, तो उसमें हम एलआईसी एओ का लिखें या नहीं लिखें, क्योंकि अगर वो लिख दिए तो शायद एलआईसी एओ के बारे में भी क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं मत लिखो भले, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका वो इस इंटरव्यू में वो इस डेटाबेस में आपका कहीं रिफ्लेक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने दिया है, आप अगर मेंशन करना चाहते हो तो करो, नहीं तो मत करो भले, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है मेंशन करना। अगर आप करना चाहो, आपको थोड़ा लगे कि अगर कर दिया तो उससे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो मत करो भले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आपका फाइनल सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुक गया है उसमें, जैसे आप इंटरव्यू तक पहुंच गए थे, आपका फाइनल नाम नहीं आया, तो आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और नहीं तो फिर आपका अगर नॉर्मली आपने प्री दिया और आपका क्लियर नहीं हुआ, या मेंस दिया मेंस क्लियर नहीं हुआ, तो आप मत बताइए। और कोई क्वेश्चन किसी के? और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम क्लास ओवर करते हैं। फिर 2-3 दिन बाद हम क्लास लेंगे, उसमें हम प्लान डिस्कस करेंगे और इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। और उससे पहले आप 2-3 चीजें प्रिपेयर करिए। एलआईसी प्रोफाइल प्रिपेयर करिए। एलआईसी की प्रोफाइल क्या है, प्रोफाइल में कितने एम्प्लॉय है, कितने एजेंट्स हैं, कितने ऑफिसेज हैं, क्या प्रॉफिट है, कौन से सिटी से सबसे ज्यादा बिजनेस आता है, कितने वुमेन्स की पॉलिसी एलआईसी में होती है, हेलो कहाँ एलआईसी ने पैसा इन्वेस्ट किया, ये सारी चीजें। हाँ बताइए। हेलो। हाँ सर, जैसे एलआईसी ए वाले एग्जाम में एज डिपेंड करता है क्या? जैसे अभी मैं 24 साल का हूँ, तो फिर ऐसा फैक्टर रहता है क्या कि जो ज्यादा एज के बंदे हैं उनको जल्दी ले लेंगे और मुझे वेटिंग पे रखेंगे? या फिर ऐसा नहीं अगर थोड़ा, क्वेश्चन पूछा कि तुमको अगर ज्यादा अलग अपॉर्चुनिटी मिली कोई और सेक्टर में, तो तुम क्या करोगे? देखो इसका सबसे बेस्ट आंसर आपके लिए ये है कि आप उनको सीधा डायरेक्टली मना करो कि सर अगर कहीं और अदर अपॉर्चुनिटी मुझे मिली तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इसका कारण क्या है कि सबसे पहला तो मैं इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हूँ, ये जॉब का प्रोफाइल ऐसा है, टाइमिंग वगैरह नहीं है और फ्रीडम है थोड़ी बहुत। इस तरीके से आप बताइए पॉजिटिव पॉइंट्स जो इसमें है जॉब में आपको लगे, वो आप बताइए। और आप ये कहिए कि बाकी अदर कोई, मुझे नहीं लगता इंडिया में ऐसी कोई जॉब होगी जहाँ पे सैलरी के अलावा इंसेंटिव मिलता हो, जॉब फ्रीडम हो, ये सारी चीज़ें हो। और एक चीज़ ये भी है कि अभी मैं कम उम्र में यहाँ पे सेलेक्ट होऊंगा, तो इसका 100% चांस है कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो प्रमोशन लेते लेते मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक, एमडी तक, सीईओ तक भी पहुंच सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं कम एज में लगा हूँ। लेकिन इसके बजाय अगर मैं कहीं और प्रिपेयर करूंगा, 2-3 साल मुझे लगेंगे, और अगर कहीं पे सिलेक्शन होगा तो वहाँ इतनी चांसेस नहीं होंगे कि मैं ऊपर लेवल तक भी पहुंच सकूं। तो ये आप चीज़ उनको बताइए कि मैं कम उम्र में लगा हूँ, तो इसीलिए मेरे पास प्लस पॉइंट है। तो मैं खुद को आज से रिटायरमेंट की उम्र तक मैं खुद को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स में देखना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं कम उम्र में यहाँ पे लग के जल्दी स्टेब्लिश होना चाह रहा हूँ। ये आप कहिए उसको। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। और एक मेरा सवाल था, ओके। जैसे मैंने लॉ कंप्लीट किया है, मतलब मेरा सेकंड ग्रेजुएशन लॉ में है, तो हम्म। फिर ए वाला पॉइंट मुझे बताना चाहिए उनको? जैसे फर्स्ट ग्रेजुएशन मेरा इकोनॉमिक्स में हुआ, सेकंड भी लॉ में चल रहा है, फाइनल ईयर एग्जाम ओवर हो चुके हैं, तो फिर ये पॉइंट मुझे हेल्प करेगा या निगेटिव में डालेगा, ओवर क्वालिफाइड वगैरह बोल देंगे, या ज्यादा क्वेश्चन राइज होंगे कि लॉ वाला बंदा इधर क्या कर रहा है? नहीं इसमें जैसे आपके पहले डिग्री और अभी के बीच में आप तैयारी कर रहे हो सिर्फ? नहीं सर, कंटिन्यूअस डिग्री है। 21 साल में फर्स्ट डिग्री हो गया, 3 साल का लॉ होता है, तो 24 साल में सेकंड डिग्री, कंटिन्यूअस, नो गैप है। नहीं आप इसमें ना ये कह सकते हो कि जैसे सर है ना, पहले जो डिग्री करी, पहले कौन सी डिग्री कर रखी है आपने? इकोनॉमिक्स में सर। इकोनॉमिक्स है ना, तो आप ये कह सकते हो सर पहले मैंने इकोनॉमिक्स की डिग्री करी थी, लेकिन मुझे थोड़ा वहाँ ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने को, सीखने को नहीं मिला, थोड़ा चैलेंजिंग टाइप का नहीं था उसमें। और वैसे मैं प्रिपरेशन तो कर ही रहा था डिग्री के बेस पे, लेकिन मैंने सोचा कि डिग्री के साथ साथ कुछ अगर मतलब कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी के साथ साथ 2-3 साल से तो मैं तैयारी कर ही रहा हूँ जब से डिग्री हुई है, तो मैंने सोचा डिग्री के साथ साथ कुछ अदर
एक एक्स्ट्रा डिग्री और ले ली जाए, जिससे थोड़ा टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा। और मान लो इकोनॉमिक्स के वैसे कोई गवर्नमेंट जॉब स्पेशलिटी इकोनॉमिक्स के रिलेटेड नहीं आती है, तो एज एडवोकेट अगर मैं कुछ करता हूँ साथ में परस्यू, तो एडवोकेट से रिलेटेड काफ़ी कंपनीज के अंदर लीगल एडवाइजर या ये लीगल एडवोकेट वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो स्पेसिफिक मैं उस सेक्टर में भी आगे कहीं अप्लाई कर सकूँ, इसलिए मैंने इसको साथ में कंटिन्यू करा। ऐसा आप बता सकते हो कि एज अ बैकअप प्लान आप इसको बताइए, क्या एज अ बैकअप प्लान मैंने इसको साथ में रखा, बाकी शुरू से ऐसा नहीं था, ऐसा आप बताइए उसमें। ओके सर, थैंक यू। और लास्ट में मेरी एक ही ओके रिक्वेस्ट है कि ऐसे सेशंस में क्या आप कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि हमारे पर्सनल डाउट रहते हैं और कोचिंग हमने कोई लगाया हाँ नहीं है, हाँ तो तभी। फिर कैसा ऐसे सेशन हमको पर्सनल डाउट नहीं में नहीं, मैं हेल्प 2-3 करेगा। दिन बाद और रखूंगा, जरूर जरूर। 2-3 दिन में एक ओके, बार हम रखते रहेंगे थैंक ऐसे, ठीक है। और 15 से आपके इंटरव्यू स्टार्ट है, तो उसके हिसाब से 2-3 सेशन हम और कर लेंगे ऐसे। यू। हाँ, ताकि कस्टमाइज आंसर बिल्ड कर सके, जैसे हॉबीज हो गया या पर्सनल इश्यूज को लेके जो भी रहते हैं, हेल्प हो जाएगा। तो वो सारे हम कवर कर लेंगे। और सर किसी का कोई डाउट? हाँ बोलिए। सर मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ और मैंने एमकॉम किया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से, तो वो मुझसे डिटेल में पूछ सकते हैं इस बारे में, तो क्योंकि ये रिलेटेड उसी से हाँ है। ये हाँ ये जैसे देखो, उनके जिनकी डिग्री इस जॉब से रिलेटेड है ना, जैसे एचआर हुआ, फाइनेंस मार्केटिंग हुआ, आपके जैसे जी कॉमर्स वगैरह बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, तो आप ये कह सकते हैं कि सर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैंने बिजनेस मैनेजमेंट सीखा। जो भी आपके सब्जेक्ट्स इससे रिलेटेड होंगे ना, बिजनेस जी मैनेजमेंट सर। है, और कौन से सब्जेक्ट्स है? सर मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स वाला था, मैनेजमेंट वाला था। ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स है, बिजनेस मैनेजमेंट है, तो आप पर्टिकुलर ये कह सकते हैं कि सर मैंने वहाँ पे ये चीजें पढ़ी है, बिजनेस मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्सेज और भी जो इस जॉब से रिलेटेड है, और वहाँ मैंने कहीं जी ना कहीं इन चीजों का मैनेजमेंट, इन चीजों के बारे में सीखा है। और वो चीजें मुझे लगता है कि वो चीजें सारी यहाँ पे उसी क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है। जैसे ह्यूमन जी रिसोर्स एचआर की कहाँ रिक्वायरमेंट है, एजेंट को रिक्रूट करने में मुझे वो चीजें जो मैंने पढ़ी वो यहाँ काम आएगी। ये एक तरीके तो की मुझे आपका बिजनेस है, ठीक है। तो तो मुझे बिजनेस से डिटेल में पढ़नी रिगार्डिंग जो पड़ेगी। मैंने सीखा है, नहीं जी सर। ओवरऑल आप 2-3 सब्जेक्ट तैयार करिए। जैसे एचआर का मैंने बता दिया कि एज ए जी सर। एचआर यहाँ पे मेरा जॉब रोल भी एज ए एचआर ही है। आप एजेंट्स हायर करते हैं, एजेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं, उनको एम्प्लॉय जी वगैरह एज ए एम्प्लॉयमेंट आप दिलवा रहे हैं। तो एचआर का काम वहाँ हो गया। बिजनेस मैनेजमेंट का कैसे काम हो गया, जो मैंने वहाँ सीखा, बिजनेस कैसे मैनेज किया जाता है, क्या क्या चीजें होती हैं। तो एक तरीके से एजेंट्स को हम बिजनेस सेटअप करवा रहे हैं ना, एलआईसी एजेंसी का एक तरीके का बिजनेस है। आप एजेंट को अर्निंग सोर्स दे रहे हो, एज ए बिजनेस उसको डेवलप करके दे रहे हो। तो आप ये कह सकते हो कि इन चीज़ों का हम वहाँ पे हेल्प होगी यहाँ पे बहुत सारी मुझे, तो एज सर मुझे एक फ्रेशर के कंपैरिजन में। तो मुझे सर इससे प्रॉफिट मिल जाएगा ना, एमकॉम से मैंने बिजनेस से किया है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से किया है मैंने, तो ये मेरा प्लस हाँ पॉइंट हो जाएगा। प्लस पॉइंट रहेगा, ऑब्वियसली प्लस पॉइंट रहेगा। आपने जो भी चीज़ें पढ़ी है वो यहाँ काम आएगी सारी। तो आप तो प्रैक्टिकली एक बार उनको मैं ये चीज़ें बताइए, जी ये सर, सारी। जैसे बीटेक वालों का एक मैंने बार मैं बताया ना, प्रैक्टिकली ये चीजें काम आ रही है यहाँ पे। उसी तरीके से आपके जी सर। सब्जेक्ट्स भी, जो भी जिसने भी डिग्री करी है ना, डिग्री में आप ये जरूर एक बार रिमाइंड करिए या फिर एक बार सर्च करिए कि आपने कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स उस डिग्री में पढ़े हैं। जैसे देखो, इंजीनियरिंग में भी हम लोग है ना, फर्स्ट ईयर में बिजनेस मैनेजमेंट हुआ, और 3-4 साल में डिग्री के अंदर हम ये चीजें पढ़ते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स वगैरह, थोड़ा बहुत इस चीजों के बारे में अलग टॉपिक से हटके भी चीजें पढ़ते हैं। ऐसी सारी जी आप जी लोगों ने जो भी डिग्री करी है ना, उसमें कोई ना कोई ऐसा टॉप सब्जेक्ट जरूर होगा जो इस जॉब से कुछ ना कुछ कहीं रिलेट करेगा। तो आप वो चीज जरूर बताइए कि हमने इस डिग्री के अंदर, डिग्री तो ये है लेकिन हमने इस ईयर के अंदर ये सब्जेक्ट्स पढ़ा था, तो ये सब्जेक्ट यहाँ पे काम आएगा। तो बिजनेस मैनेजमेंट मुझे लगता है कि लगभग सारी डिग्री के अंदर बिजनेस मैनेजमेंट का तो एक सब्जेक्ट तो होता ही है, इंजीनियरिंग में भी होता है, सब में होता है। तो वो आप बताइए यहाँ पे कि ये मैंने यहाँ पढ़ा है और उसमें मैंने ये चीजें सीखी थी, तो कहीं ना कहीं मुझे जो पढ़ा है वो इम्प्लीमेंट करने का मौका इसमें मुझे मिलेगा। वो आप बता जी दीजिए। सर। थैंक यू ऐसा कोई सर। सब्जेक्ट पकड़िए जो इस जॉब से रिलेटेड आपका कहीं ना कहीं हो, वो आप बताइए। हाँ, एक बार मैं सर इन सबको रिवाइज कर लूंगी, तो इससे अच्छा जरूर जरूर, रहेगा। हाँ आप नोट करिए सारा और फिर एक बार उस पर कमांड करिए। जी सर। और किसी का थैंक कोई भी क्वेश्चन, फिर हम सेशन एंड करते हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम एंड करते हैं सेशन। यू। तो नेक्स्ट क्लास में सर एक मिलते हैं और आप। पॉलिटी से वाला बता दीजिए ना, नहीं थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ था कि पॉलिटी क्या से चीज? कैसे मेरा रेफरेंस आएगा एलआईसी में, देखो पॉलिटिकल पॉलिटी का साइंस से। आपका, हाँ पॉलिटिकल साइंस में देखो, एक तो आप क्या करना कि पॉलिटिकल साइंस में एक बार आप रिमाइंड करना या नेट पे सर्च करना कि आपकी डिग्री में
कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, ठीक है। बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं 3 साल की डिग्री में, तो आप उसमें से अलग एक कोई ऐसा सब्जेक्ट आप ढूंढो जो आप इस जॉब के रिगार्डिंग हो सके। जैसे इन्होंने बताया ना, अभी जो लेडी ने बात करी, उन्होंने बताया कि उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा है, एचआर पढ़ा है। तो इस तरीके की जो टॉपिक्स हैं वो इसमें यहाँ पे जॉब रोल में काम आएंगे सारे। आपने इकोनॉमिक्स के अंदर भी डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा टॉपिक जरूर पढ़ा होगा, ऐसा सब्जेक्ट कोई पढ़ा होगा। आप सब्जेक्ट अगर नहीं पढ़ा तो आप टॉपिक कुछ बोल सकते हैं कि ऐसा टॉपिक मैंने यहाँ पढ़ा है, वो चीज यहाँ इंप्लीमेंट करूंगा मैं। तो वो आप एक बार रिमाइंड करो कि उसमें आपने क्या पढ़ा है कॉलेज के अंदर, या नेट पे सर्च करो इस डिग्री में क्या क्या नहीं सीखने को मिलता है अलग, जहां तक जो मुझे इस याद है जॉब सर, के रिगार्डिंग। खाली देश का और इंडिया का खाली राजनीति ही बताया जाता है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यही सब पढ़ा है। और उससे इसके अलावा और पॉलिटिकल साइंस में कुछ ऐसा कुछ है भी नहीं था। तो वो नहीं है ना, तो आपको मैंने जैसे बताया, आप कॉलेज में कोई एक्टिविटी का बताइए उन्हें, कि जैसे आपने कोई कैंप वगैरह लगाया एज ए वॉलेंटियर, आपने नहीं भी काम किया तो कोई स्टोरी आप बनाओ ऐसे, ठीक है। उसमें कॉन्फिडेंस से वो स्टोरी बोलना है, ऐसा नहीं है आप थोड़ा गड़बड़ा हड़बड़ा मतलब घबराहट से आपको वो चीज बोल रहे हो, वो चीज नहीं बोलनी है आपको। कॉन्फिडेंट हो गए कोई भी एक छोटी सी स्टोरी बनाओ कि कॉलेज में मैंने पढ़ाई के साथ में ये चीज एक्स्ट्रा करी है, वो चीज मुझे कहीं ना कहीं यहाँ हेल्प करेगी। वो आप चीज बताइए, जैसे कैंप लगाना हुआ, ठीक है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना हुआ, कुछ अलग चीजें सारी जो यहाँ पे काम आएगी, वो चीज आप बताओ उसमें। तो वो तो या बोल जैसे देंगे सर कि कितना मैंने बता ये सकते हो। किया वो किया, हम कहानी बना लेंगे। बट पॉलिटिकल साइंस से कैसे रिलेट, वो अभी तक नहीं समझ रहे नहीं हैं। नहीं, वो वो इतना वो आपसे मेरा नहीं पूछे हैं, चैप्टर। इतना वहां पे कोई डिग्री विशेष कोई ऐसा कोई टॉपिक वो नहीं छेड़ते हैं कि आपको जैसे किसी का मॉरल डाउन हो गया, उसको गलती फील हो मैंने पॉलिटिकल साइंस में क्यों करी, आज से मेरा इंटरव्यू रिजेक्ट हो गया, ऐसा वो कभी आपसे माइंड सेट नहीं रखेंगे। ऐसी मेंटेलिटी वो इंटरव्यू कभी नहीं रखता है, ठीक है। वो सारी डिग्री को समान मानते हैं, बस ये है कि वो आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपने यही उस डिग्री करने के बाद यहाँ पे क्यों अप्लाई किया, आपने ऐसा क्या देखा यहाँ पे। तो आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा आप क्या ऐसी चीज बोले, क्या ऐसी कोई स्टोरी बनाए जो यहाँ पे रिलेट करे। मान लो आपकी डिग्री में वो चीजें नहीं थी जो आपने नहीं पढ़ी है, तो आप कुछ ऐसी कोई चीज ऐसी एक्टिविटी बनाइए, कुछ ऐसे कैंप वगैरह के बारे में कुछ बताइए जो आपने किया। आप कैंप वगैरह नहीं तो आपको मैंने बताया ना, जैसे आप प्राइवेट ट्यूशन का बोल सकते हैं कि कॉलेज के साथ मैंने प्राइवेट ट्यूशन वगैरह दिए, तो टीचिंग स्किल कहीं ना कहीं मुझे कन्विंसिंग पावर टीचिंग स्किल मुझ में कहीं ना कहीं है, जो मैं यहाँ पे काम आएगी मेरे, क्योंकि एजेंट्स को भी यहाँ पे एग्जाम में पढ़ाना पड़ेगा, उनको एग्जाम पास करवाना पड़ेगा एजेंट बनाने के लिए। वो चीजें आप बताइए सारी आप। जरूरी नहीं है डिग्री से रिलेटेड, आप कुछ भी अदर एक्टिविटी बता सकते हैं, अदर स्किल आप बता सकते हैं, लेकिन वो आपको पर्टिकुलरली ऐसे दोषी नहीं ठहराएंगे कि आप इकोनॉमिक्स में करके यहाँ क्यों आए हो, या मुझे तो बताओ कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा कि आपको यहाँ पे आपने क्यों अप्लाई किया। वो चीज ऐसा कभी नहीं करेंगे आपको, ठीक है ना। इसके लिए आप कॉन्फिडेंट हो जाइए, ऐसा आप क्वेश्चन नहीं उठेगा वहां पे, ये 100% है। क्योंकि मैंने जरूरी नहीं है, देखो मैं ये चीजें कैसे बोल रहा हूँ, मैंने सिर्फ एडीओ का इंटरव्यू क्लियर नहीं किया है, फैक्ट बता रहा हूँ, मैंने कम से कम 15 से 20 इंटरव्यू फेस किए हैं अपने लाइफ में। बीटेक के अंदर भी बहुत सारी कंपनीज आती है, तो मैं बहुत सारी प्लेसमेंट कंपनी में भी बैठा हूँ, वहां पे भी सेलेक्ट हुआ था, काफी जगह रिजेक्ट हुए। इसके अलावा भी मैंने कॉलेज कैंपस के बाद भी बहुत सारी कंपनीज में इंटरव्यू देखे हैं। इसके अलावा मैं अपने एजेंट के भी इंटरव्यू लेता हूँ, ठीक है। एजेंट जैसे आप मान लो आपके पास 2-3 बंदे एजेंट बनने के लिए आए हैं, या मैं कैसे जज करूं कि मार्केट में किसको एजेंट बनाना चाहिए, तो उसके मैं पर्सनल इंटरव्यू लेता हूँ अपना। तो वो चीजें धीरे धीरे ये मैंने एक्सपीरियंस की है 3-4 सालों में, 5-7 सालों में, तब मैं ये चीजें आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। सिर्फ एडीओ के इंटरव्यू के पर्पज से मैं एडीओ का इंटरव्यू मैंने दिया है उस पर्पज से मैं नहीं कह रहा हूँ, अदर इंटरव्यूअर के हिसाब से भी ये चीजें फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसी से रिगार्डिंग उनके जो माइंडसेट होते हैं वही देखा जाता है सारा आपका। कुल मिला के आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको जो भी मतलब एक बात है ना कि झूठ बोलो तो भी इतना कॉन्फिडेंट होके बोलोगे आगे वाला भी सोचे कि आपने जो वो चीज बोली है कहीं उसको तो गलत नहीं पता है। जैसे मान लो कोई आपसे न्यूज पूछ ली हो, ठीक है, और आपको अगर नहीं आती है तो आप स्पष्ट झूठ बोलना है तो एकदम स्पष्ट बोलो, यूं मतलब हड़बड़ाना नहीं है, घूम फिरा के मत बोलो। या नहीं आता तो सीधा मना करो उस चीज के लिए, मुझे नहीं आता है ये चीज। जैसे मान लो आपसे पूछ ले कि एलआईसी की स्थापना कब हुई, ठीक है, आप बोल रहे हो कि 1956। 1956 सही है, एलआईसी की स्थापना इतनी हुई है, लेकिन आगे वाला आपको थोड़ा डराने के लिए बोल रहा है यार सही में 1956 में थोड़ी हुई है, आप तो गलत बता रहे हो, 1980 में हुई है या 1960 में हुई है। कि नहीं सर 1956 में हुई है, 100% मैं श्योर हूँ। आप ऐसे बोलिए, या आप फिर झूठ भी बोल रहे हो ना, तो इस तरीके से आप कॉन्फिडेंट होके बोलोगे ना, तो आगे वाला आपको नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करेगा आपको, और आपसे जरूर वो इम्प्रेस होगा, आपके कॉन्फिडेंस को लेके इम्प्रेस होगा।
कॉन्फिडेंस देखा जाता है इंटरव्यू में, और कुछ नहीं देखा जाता है। अदर आपके कोई भी चीजें इतनी मैटर नहीं करती है। एक आपका माइंडसेट काम आता है कि आप किस माइंडसेट से, पॉजिटिव माइंडसेट से आए हैं, वो जॉब लेने के लिए ही आए हैं, आप परफेक्टली सूट हैं उसके लिए, आप ऐसा सोच के आए हैं और एक कॉन्फिडेंट है, कि दो चीजें देखी जाती है। उसके अलावा आप कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, कोई मैटर नहीं करता है। और देखो, इंटरव्यू के अंदर आपके हर एक चीज के नंबर होंगे। ऐसा नहीं है किसी का इंटरव्यू वहां पे खराब हुआ है तो उसको नंबर कम मिलेंगे, ऐसा भी नहीं है। चार 3 से 4 बंदे बैठते हैं इंटरव्यू पैनल के अंदर, मेरे टाइम 4 बैठे थे। 40 नंबर का इंटरव्यू होता है। 10-10 नंबर हर इंटरव्यूअर के पास होते हैं। 10 में से जरूरी नहीं है सारे नंबर क्वेश्चंस के होते हैं। 1-2 नंबर आपके ड्रेस कोड के होते हैं। 1-2 नंबर आपके बॉडी लैंग्वेज के होते हैं। 1-2 नंबर आपके जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल है उसके होते हैं। 1-2 नंबर आपके माइंडसेट के होते हैं, कि आप किस माइंडसेट से यहाँ पे आए। 1-2 नंबर आपके नॉलेज के होते हैं, कि आपको पढ़ाई के अलावा और क्या नॉलेज है। 1-2 नंबर आपके अदर एक्टिविटीज के होते हैं, कि आपके एलआईसी डिग्री के अलावा आपने और क्या चीजें नहीं की है। 1-2 नंबर आपके ऐसे होते हैं कि आपने कुछ, आप में ऐसी कोई क्वालिटीज है, आप में जो कोई हॉबीज वगैरह कुछ अलग है जो इसके लिए या इस जॉब के लिए हेल्प करेंगे। तो ओवरऑल इन सब के नंबर होते हैं आपके। ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ चीज पूछ लिया, आपका गलत हो गया तो आप ये समझे आपका इंटरव्यू खराब हो गया, ऐसा नहीं होता। सब चीजों के नंबर होते हैं इंटरव्यू के अंदर, एक चीज के नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो हर चीज आप डेवलप करिए एक अपने अंदर। बॉडी लैंग्वेज डेवलप करिए, ड्रेसिंग सेंस आप रखिए अपना, वो सारी चीजें हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आप बिल्डअप करिए। कॉन्फिडेंस के लिए सबसे बेस्ट आपके लिए तरीका यही बताया मैंने। मिरर के सामने आप जो भी आंसर करना है, जैसे आपने अगर बायो तैयार किया अपना, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अगर वो पूछ ले, तो आप मिरर के सामने 7-8 दिन, जितने दिन आपके पास, आप रोज प्रैक्टिस करिए। 1-1 2-2 घंटा आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए, या वीडियो बनाइए अपने फोन में, या वीडियो ऑन नहीं करके सिर्फ अपना सेल्फी कैमरा ऑन करके आप उसके सामने बनाइए। तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा, आपको पता चलेगा कि आप अगर इंटरव्यू के सामने घबराएंगे नहीं वहां पे। नहीं तो क्या होगा, आप नॉर्मली पढ़ रहे हैं, मन में याद कर रहे हैं ना, तो इंटरव्यू के सामने उनकी शक्ल देख के आपको क्या होगा, एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होगा। आप आगे वाले को आपकी उसकी हाव भाव देख के, और आप कहीं ना कहीं इधर उधर शिफ्ट हो जाओगे, आपका फोकस शिफ्ट हो जाएगा। कांच के सामने, मिरर के सामने, वीडियो के सामने आप खुद को देखोगे ना, तो आपके मन में जैसे होता है ना, आप किसी से बात करना, आपके मन में थॉट आता है, इसके बाल कैसे हैं, इसके फेस कैसा है, इसका बियर्ड कैसे है, इसके दांत कैसे हैं, इसके कपड़े कैसे हैं। वो चीजें आपको वहां पे ना डिस्टर्ब करती है, तो आप मिरर के सामने वो चीज बोलोगे ना, तो आपके सामने वो क्वेश्चंस आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे वहां पे। इसीलिए आपको मैं कह रहा हूँ, मिरर के सामने कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करिए आप अपना। ये सबसे बेस्ट तरीका है आपके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का। ठीक है, और किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम क्लोज करते हैं सेशन, टाइम भी काफी हो गया। और 2-3 दिन बाद मैं और लूंगा आपका सेशन। इससे पहले भी हमने जूम पे एक सेशन लिया था, उसमें भी हमने काफी और चीजें डिस्कस की थी, अभी भी काफी करी है, काफी चीजें वहाँ रिपीट भी करी है, वो चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई है। और भी ऐसे होते रहेंगे सेशन। ठीक है, और किसी को कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, या अभी भी आप पूछ सकते हैं। 1 मिनट का टाइम आपको देता हूँ मैं, अगर कुछ पूछना हो आपको तो आप पूछ सकते हैं। भूषण पाटिल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। भूषण जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप सारे सर डाउट क्लियर हो गए। हाँ बताइए। सर मैंने पास में एक ऐप में कैंप किया था जो एमएलएम टाइप था, तो वो बता सकता हो क्या? भी एक टीम भी हाँ बिल्ड देखो की थी मैंने। एमएलएम, हाँ देखो एमएलएम, जिन जिन लोगों ने एमआर का काम किया है, एमएलएम का काम किया है, ठीक है, या ऐसा कोई काम किया है जहाँ पे आपको नीचे टीम जोड़नी होती है, ये भी काम वही है। ये काम पूरा वैसा ही काम है। ऑनलाइन था सर, वो बता सकता नहीं, है या नहीं? ऑनलाइन, ऑनलाइन भले ही हो, लेकिन आपने टीम तो बनाई है ना अपने नीचे। यस सर। ठीक है, आप में टीम बिल्डिंग क्वालिटी है, लीडरशिप क्वालिटी है, आपने ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग वगैरह करी है, आप में डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज है, ऑनलाइन काम का नॉलेज है, वो सारी चीजें यहाँ पे चाहिए, तो आप वो चीज जरूर बताइए। क्योंकि ये जॉब भी आपकी क्या है, मार्केटिंग लेवल। एमएलएम में क्या होता है कि चेन सिस्टम होता है, यस। आपके नीचे ऐसे जुड़ते हैं। यहाँ पे क्या होगा, चेन सिस्टम होगा, लेकिन आप उसमें सिर्फ सुपीरियर रहेंगे। आप कोई टीम बना सकते हैं, आपके एजेंट टीम नहीं बना सकते नीचे, बस यही फर्क है, बाकी पूरा काम वही है सेम। टीम मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग, यस। लीडरशिप, सारे काम वही रहेंगे यहाँ पे, तो वो आप जरूर बताना, उसमें प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए, हेलो कि सर, आपको और सारी चीजें वो आती है एक पहले क्वेश्चन से। था। हाँ हेलो बोलिए। सर। हाँ सर बोलिए मैं बोलिए। बिटकॉइन में भी ट्रेडिंग करता था, वो भी बता सकता हूँ या नहीं? या
बिटकॉइन का बताइए ना। देखो, जो शेयर मार्केट का काम करते हैं बिटकॉइन का करते हैं, या जैसे आप क्रिप्टो वगैरह का कुछ और किया हो, या अदर कोई यस। फाइनेंशियली आपने कुछ और काम किया, वो जरूर बताइए। क्योंकि एलआईसी भी क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे आपका फाइनेंशियल नॉलेज आपको आगे लेना पड़ेगा। आपका नॉलेज भी चेक होगा इंटरव्यू में। कुछ कुछ आपसे फाइनेंशियली टर्म्स पूछे जाते हैं, तो वो चीजें आपके यहाँ ओके। यस। मार्केट का म्यूचुअल फंड वो काम वो जरूर बताना कि आप, तो उससे क्या यस है सर। कि आगे वाले को पता चलेगा कि आप फाइनेंशियली साउंड हैं। इन चीजों से आप में फाइनेंशियल नॉलेज भी है काफी। और वही चीजें हैं यहाँ यस पे, सर। सारी चीजें वही चाहिए यहाँ पे। तो ये चीज आप जरूर बताइए। और किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम 2 मिनट में सेशन एंड करते हैं 9 बजे। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ लीजिए, तो हम 2 से 3 दिन बाद फिर वापस हम सेशन करेंगे। देखो, रोज सेशन लेना मेरे लिए थोड़ा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि थोड़ा मार्केटिंग जॉब भी है। आप इस जॉब में आएंगे तब आपको पता चलेगा, थोड़ा टाइम का भी आपको रहता है। फैमिली वगैरह को भी टाइम देना पड़ता है, सब चीजें मैनेज करनी पड़ती है। इसीलिए क्या रोज सेशन लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हर 2-3 दिन में जब तक इंटरव्यू नहीं होते आपके सेशन में लेता रहूंगा। जैसे आपके डाउट भी क्लियर होंगे, आपको सीखने को भी मिलेगा। इंश्योरेंस वगैरह के रिगार्डिंग में मैं आपको बता दूंगा। और ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, आप अगर कहीं सीखने जाएंगे ना, तो आपको 500-1000 रुपए में लोग बैच चला रहे हैं इन सब चीजों के लिए। और वो लोग बैच चला रहे हैं जिनको इन चीजों का लिटरली में कोई नॉलेज भी नहीं है, ठीक है। ना उन्होंने कभी इंटरव्यू फेस किया, ना कुछ और चीजें की है, ना वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ है, ना वो फाइनेंस से रिलेटेड है, लेकिन सिर्फ पैसे कमाने के लिए वो लोग ना बैच चला रहे हैं अपने सारे। तो इसलिए उनसे थोड़ा बच के रहना। उन लोगों से फालतू नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करेंगे आप उन चीजों में। आपको जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ वो सफिशिएंट होगा। इससे पहले भी मेंस क्लास से पहले भी जिनका प्री क्लियर हुआ था, उनको मैंने सिर्फ 2-3 पीडीएफ शेयर की थी कि आपको यही पढ़ना है। और जिन लोगों ने लिटरली वो पढ़ी, वो 100% इसमें पास हुए हैं, वो मैंने कोई पे चार्ज नहीं लिया था उसके लिए भी, ठीक है। वो सारी चीजें शेयर की थी। और उस टाइम भी बच्चों ने डाउट किया था कि सर इतना ही पढ़ना है कि सिर्फ 2-3 चीजें ही पढ़नी है, वैसे इसमें 1-2 पीडीएफ ही पढ़नी है। और लिटरली वही पढ़नी थी और वही एग्जाम आया। यही सब चीजें थी, क्योंकि मैंने ये चीजें फेस की, मेरे को पता है कैसा एग्जाम क्लियर होता है, क्या इंटरव्यू में क्या चीजें पूछी जाती है, इसके अलावा अदर इंटरव्यूज में क्या होती है, वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्लास ओवर करते हैं। और आपके और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, नहीं तो हम 2-3 दिन बाद सेशन लेंगे फिर से। उसमें आपको मैं चीजें बता दूंगा सारी। अगले सेशन में हम देखेंगे इंश्योरेंस वगैरह के बारे में, जूम पे हम देखेंगे। इसमें तो हम क्या वर्बली पढ़ाता हूँ मैं। इसमें वर्बली हम कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उसमें मैं आपको मेरे पास डिजिटल बोर्ड है, उसमें मैं आपको समझाऊंगा सारा। इंश्योरेंस के रिगार्डिंग है, कुछ अदर चीजें और भी हम सीखेंगे पूरी। एलआईसी के प्लान वगैरह पढ़ेंगे। वो सारी चीजें बहुत जरूरी है इस इंटरव्यू के लिए, वो भी आपको मैं बताऊंगा सारा। और किसी का ओके कोई सर। क्वेश्चन? ठीक है, ओके। ठीक है, तो हम सेशन एंड करते हैं। आई होप काफी हेल्प मिली होगी आपको। एक दूसरे के आंसर करने से भी काफी लोगों को, दूसरों के भी डाउट क्लियर हुए होंगे जिन्होंने आंसर उन्हें क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। और इसी तरीके से हम करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, गुड नाइट एंड गुड लक फॉर योर इंटरव्यू। अच्छी प्रिपरेशन करिए और फाइनल सिलेक्शन लीजिए। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, 3 साल में एक बार ये वैकेंसी आती है। तो डेफिनेटली इसमें अपना सिलेक्शन पक्का करिए अपना, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर। और ये सेशन कैसा रहा उसके बारे में ग्रुप में मैं ओपन करूंगा। तो ग्रुप में आप जरूर मैसेज करिएगा, जिससे बाकी लोग भी मोटिवेट हो। जैसा आपने देखा होगा 180 जिन्हें ग्रुप के अंदर है, लेकिन मुश्किल से 40-50 जिन्होंने ही इसमें ज्वाइन किया, जबकि इवनिंग का टाइम मैंने इसीलिए रखा था कि मोस्टली लोग ज्वाइन कर सके। आज फ्राइडे था और आज सैटरडे था, सैटरडे को ऑफ रहता है, मैं पूरे दिन फ्री था। फिर भी मैंने शाम को लिया, क्योंकि काफी जिन्हें कनेक्ट हो सके। आप जरूर इसमें अपना रिव्यूज दीजिएगा, ताकि अगली बार बाकी लोग भी आए। देखो, बाकी लोग आएंगे तो आपका कंपटीशन नहीं बनेगा। उल्टा वो अगर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे। आपके इंटरव्यू में मान लो वो क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको वो हेल्प होगी उसमें। इसीलिए क्या, आप कमेंट जरूर करिएगा ग्रुप के अंदर। अभी मैं ओपन करूंगा ग्रुप, तब आप कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय। ओके।